अस्सलाम वालेकुम। आ जाए आ जाए। प्रीवियस ट्यूसडे कैंसिल हुई थी ना क्लास, पिकनिक थी, उसकी मेकअप अभी नहीं हुई ना हमारी। देख लो, अगर जुमेरात को मौका मिल गया तो रख देंगे। ये आपके वो एडमिनिस्ट्रेशन वो पीछे लगे हुए भाई। अरीबा आतिफ, अरीबा, अदीब अब्बास, ऐमन, आयशा अली नहीं है, अलीशा अली, आमना अशफाक नहीं, फिर नहीं है मौका। आपको नहीं कह रहा आमना अशफाक। अनादिल, अनुषा हबलानी, आरिफा मखदूम, अरीशा, बनीन जहरा, एक्टा कुमारी, फाइजा नूर, फरिया एजाज, फातिमा आसिफ, हाफिजा आयशा, हफ्सा, हिरा, इकबाल नवाज, इकरा नवाज, इकरा, जवाद अहमद, जिया कुमारी, कशिश कुमारी, अनुषा हबलानी लग गई। अच्छा, कशिश कुमारी, खतीजा कामरान, किरण कयूम, अच्छा, महानूर जहीर, महक वसीम, मोहम्मद ओन, मोहम्मद हसान कादरी, मोहम्मद साइम एजाज, मुंता तारिया, निदा आबिद, रीना, सईदा जाहिद, सकीना, सकीना का है, सोलिहा, सोलिहा जाहिद, सना सलीम, सारा मुस्तफ़ा, सैयद मोहम्मद याहिया जैदी नहीं है, सैयद मोहम्मद याहिया, सईदा सुहेरा बासित, सईदा सुंदस अली, तूबा जैनब, वरीशा फातिमा नहीं है। सर अटेंडेंस मार्क करते हैं। क्या नाम है? तूबा, तौबा तौबा। अच्छा, शुक्र है, पता नहीं सुना नहीं इसने। अच्छा भाई, यार ये चल रहे एसी, गर्मी क्यों हो रही है? ये पंखा भी शायद हल्का हुआ होगा, तेज हल्का हो ही नहीं रहा।
मतलब फीस कम तो नहीं देते? कम में यहाँ बैठने वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर पूरी देते हो तो फिर एहतजाज भी पूरा करो ना। बोलो ये सब सही कराओ भाई, ये क्या तरीका है? इससे तेज तो घरों पे चल रहे होते हैं पंखे। अब मिसाइल ही तेज चल रहे हैं। चलो भाई। उफ हो। हाँ फाइनली आपके फाइनल पेपर एमसीक्यूज बेस आते हैं टोटल कंप्लीट आते हैं। हाँ ये ले लोग तो कहते हैं रिपीट करना नहीं। मेरी अटेंडेंस 2 मार्क्स चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब ये हमारे पास एक टॉपिक है पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज। आपको पता है वर्ल्ड वाइड नेशन वाइज ताल्लुकात होते हैं हर मुल्क के, जैसे आपस में मुल्क के अंदर भी रहने वाले लोगों के आपस में ताल्लुकात होते हैं और उन ताल्लुकात की बुनियाद पर, रिलेशंस की बेसिस पर बहुत से मुआहदे मामलात वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं और इसमें हर मुल्क का अपना मफाद होता है, फ़ायदा होता है। जैसे दो मोहल्ले में रहने वाले लोग भी हैं तो ये अगर अच्छे ताल्लुकात रखते हैं आपस में, इनका गुज़र बसर रहन सहन वो सब जो है बड़ा सुकून में आ जाता है, अमन व अमान में, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, मदद करते हैं। उससे क्या है कि हर एक को फ़ायदा हासिल होता है। इसमें अपने ही बेनिफिट्स होते हैं, अपने ही मफादात होते हैं आम तौर पर। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने, इस्लाम ने तो हमें बग़ैर किसी मफाद के भी जो है ना दूसरे को फ़ायदा देना ये सिखलाया है, ये उसकी आदत है इस्लाम की।
ये प्रैक्टिस है, वरना दुनिया की आदत और हम दुनिया में रहकर इस बात के आदी हो गए और रूटीन में आ चुके हैं हम इस वक्त कि बस जिससे हमें फ़ायदा मिले तो हमने उससे फ़ायदा उठाना है और उसको फिर फ़ायदा देना भी नहीं। ये अजीब हमारी लॉजिक बन गई है। हालांकि नेकी कर और दरिया में डाल, ये जो मुहावरा भी मशहूर है ना, ये गलत है। भाई आपने ठीक है दुनिया में अच्छाई करी, भलाई की, किसी के साथ नेकी की और दरिया में डाल दिया, कोई बात नहीं। अल्लाह के यहाँ तो दरिया में नहीं डाला ना, उसका बदल आप सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें, रिटर्न उसका इंसानों से नहीं मांगे। इंसान नहीं दे सकता किसी को। तो बहरहाल हमारा दीन इस्लाम तो हमें ये सिखलाते ही नहीं है कि आपको जिससे फ़ायदा हो आप उसी को ही फ़ायदा पहुँचाएं, वरना अदरवाइज उसको कोई फ़ायदा ना पहुँचाएं। ये चीज़ तो गलत है। अब यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात हैं, कैसे ताल्लुकात रहे, वक्त के साथ साथ बहुत से ताल्लुकात में जो है चेंजेस भी आई हैं बहुत ज़्यादा। अभी आपने भी थोड़े अरसे में देखा। और जब से पाकिस्तान बना है तो बहुत सी जो है वो डिफ़िकल्टीज सामने आई हैं। वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो है शुरू से अच्छे हैं, बहुत से ऐसे हैं उनके साथ ताल्लुकात शुरू में अच्छे नहीं थे, बाद में रिलेशन जो है वो अच्छे बन गए। बहुत से ऐसे हैं उनके साथ शुरू में अच्छे ताल्लुकात थे, अब ख़राब हो गए, बिगड़ गए। तो ये हालात की और वक्त की ऊंच नीच है, ठीक है। इससे अंदाज़ा होता है, पता चलता है। और ज़्यादा फ़ायदा इसी में है कि आप जो है अच्छे रिलेशंस रख कर चलें, दुनिया के अंदर अपना एक मकाम बना के और अच्छे ताल्लुकात बनाकर चलें, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, काम आती हैं दोस्तियाँ। अभी आपने हाल में ही देख लिया पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो कैसा रंग लाई, सामने आया अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के। तो अब ये है, चले भाई यहाँ से स्टार्ट कर लें आप पढ़ना। अब आपको पता है, देखें, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज टाइज विद चाइना, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान के जो खारिजा ताल्लुकात हैं ना, फॉरेन रिलेशन मींस कि जो हमारे मुल्क से बाहर के हमारे साथ रिलेशंस हैं उसको खारिजा ताल्लुकात कहा जाता है। और अगर उस पर कोई कवानीन या कवायद बनाए जाते हैं, कोई पॉलिसीज़ मुरतब की जाती हैं, उनको खारिजा पॉलिसियाँ कहा जाता है। यानी कि हमारे मुल्क के बाहर की जो सरहदों से बाहर, हुदूद से बाहर जो है ना ममालिक, उनके साथ हमारे रिलेशंस जो हैं उनको बरकरार रखने के लिए। तो आलमी एतबार से ऐसे लोगों का जो मकसद हमारे खारजी पॉलिसियाँ बनाने वाले होते हैं, वो महकमा एक है फॉरेन का कहलाता है। तो इनके जो इंचार्ज और मैनेजमेंट के लोग भी हो ना, तो अगर वो एक अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे ना मुल्क पाकिस्तान को, इस्लामिक कंट्री है, तो उसका बड़ा असर जाएगा। और अगर वो इसी तरह के लोग होंगे जैसे आजकल हैं, तो वो एक बुरा इम्पेक्ट जाता है फिर, क्योंकि आप नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अपने मुल्क की गैर ममालिक के अंदर जाकर। अब ये जो है ना बड़ा बहरहाल एक अलग ही डिफरेंट टॉपिक है। तो पाकिस्तान की जो खारिजा ताल्लुकात रहे हैं, आप जानते हैं चाइना के साथ, तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रहे शुरू से ही। और जहां बात करें आप अमेरिका की, तो अमेरिका को तो कहा जाता है ना चुगनी का नाच नचाना। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है अमेरिका को ऐसे ही फंसा के रखा है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ऐसी ताकत दी है, और अल्लाह ही के बलबूते पर, अल्लाह के नाम पर ही, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस अकल का फ़ायदा उठाते हुए हमारी तमाम बहुत सी एजेंसीज ने और इन्होंने और ताकतवर को फंसा के ही रखा, जैसा कि इस पर पहले हम बात कर भी चुके हैं। तकरीबन 22 साल से ज़्यादा जो है फंसा के रखा, ताकि हम खुद भी थोड़ा ताकत में मजबूत हो जाए। और ये तरीका भी है, अच्छा है।
तो बहरहाल अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है, ऊंच नीच आती रही है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके साथ ताल्लुकात को अक्लमंदी ही दिखाते हुए कभी खराब नहीं करा। अगर उसने बिला वजह भी इल्ज़ाम लगाया ना, आ जाए जी, वालेकुम सलाम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आप जो है एक नेकी का और अच्छाई का काम भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने बोला नहीं आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, ये अभी जो गजा में हो रहा है ये थोड़ी कोई दहशतगर्दी है, ये तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बड़ा शरीफ आदमी है, वो और लड़ाइयाँ भी ख़त्म कराता है, लेकिन देखो उधर भी कैसी शराफत उसकी नज़र आ रही है। और वो नेतन्याहू जो है, तो ये क्या है, इनका ये पॉलिसी है यहूदियों की, यहूदियों का ये मज़हब है, वो अपने यहूदी के अलावा किसी को इंसान शुमार ही नहीं करते, काउंट ही नहीं करते, यानी कि हमें आपको वो गधा घोड़ा समझते हैं। इसीलिए आपने खुली सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, हर चीज़ आपको जो है वीडियो कशी के अंदर नज़र आ रही है साफ, कि वो जानवरों को भी नहीं छोड़ ले, उनको भी गोलियां मार देते हैं। अगर एक जानवर भी किसी ने जो है वो आटा लाद के उसके ऊपर राशन लाद के छोड़ दिया कि वो चलता जा रहा है, तो उसको भी गोली मार के वो, और छोटे छोटे बच्चों को जला दिया, और कैसे तड़प रहे हैं बच्चे, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मतलब उनके हाथ पैर कट गए, कैसी कैसी बच्चियां आ रही हैं कि दोनों पैर थे, हंसती मुस्कुराती खूबसूरत थी और दोनों पैर ही कट गए और पूरा जिस्म ही जल गया है, चेहरे ही बदल गए, और बगैर खाए पिए माँ गोद में रखी हुई 90 दिन से उसका बच्चा सही खुराक ही नहीं मिल रही, तो वो बिल्कुल हड्डियां हो गया और आखिरी सांसें ले रहा है। तो ये सब क्या है, उनकी नज़र में ये इंसान ही नहीं है, हम इंसान नहीं है, काउंटेबल ही नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर आते ही नहीं है। उन यहूदियों की मैं आपको मजहब की बात बता रहा हूँ, तभी वो अभी भी यही दावा कर रहे हैं, देख लें, खुले आम ये दावा कर रहे हैं। अब कहाँ गई आपकी एनजीओस, किधर मर गई हैं ह्यूमन राइट्स के इदारे, कहाँ मर गए, अब किधर गए ये सब, आप जवाब देना, है किसी के पास इसका कोई जवाब? तो ये सब क्यों हो रहा है? ये मेरी आपकी खुदा की कसम मेरी आपकी वजह से हो रहा है, मैं और आप इसके कसूरवार हैं। कल को अल्लाह ने, नबियों ने हमें गिरबान से पकड़ना है क़यामत के रोज। भाई बातें नहीं करो, मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ, आप अपनी मीटिंग कर रही हो, जाओ फिर बाहर जाके कर लो। तो ये अल्लाह और उसके रसूल और नबी जो है ना, अंबिया, ये हमारा गिरबान पकड़ेंगे आखिरत में। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं भी उसमें शुमार हूँ, मेरा भी गिरबान पकड़ा जा सकता है कि तुम क्या कर रहे थे फिर। हम तो अपनी मस्तियों में लगे हुए ना, यानी कि हम अपनी जिंदगी को चेंज करने का, तो चेंज करना क्या सोच भी नहीं रहे हम तो उस चीज को, कि भाई अब मैं अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेता हूँ और मैं संजीदगी वाली जिंदगी में आता हूँ। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये खुदा न खास्ता हम पर भी आ सकते हैं, यकीन करें, कोई देर नहीं लगती। आपकी सारी ताकत है ना, अल्लाह एक सेकंड भी नहीं लगता अल्लाह को खींचने में, अल्लाह एक सेकंड में ताकत तोड़ते हैं। कैसरो किसरा आप पता नहीं तारीख को पढ़ते ही नहीं पढ़ते, आपको वक्त मिलता ही नहीं मिलता है मोबाइल से और ये उल्टी सीधी चीजों से, वरना आप अपनी तारीख पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। कैसरो किसरा आज का जो अमेरिका है ना, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। ऐसे आप 1000 अमेरिका जोड़ लें, इतने ताकतवर। ये जो बच्ची अभी आई है लेट रही है, मोबाइल यूज कर रही है, इतने ताकतवर कैसरो किसरा की ताकत थी, पावर थी दुनिया में। इतना ताकतवर कोई रियासत आज तक बनी नहीं, ना क़यामत तक बन सकती है। इनसे ताकतवर अगर कोई आएगा तो वो दज्जाल होगा बस, और कोई नहीं हो सकता। कैसरो किसरा की ऐसी ताकत थी, 1000 अमेरिका से ज्यादा ताकत पावर में था वो, और उस ताकत को अल्लाह ने मुसलमानों के हाथों तोड़वा के दिखाया। वो कोई एटमी पावर नहीं थे मुसलमान, कोई हथियार भी उनके पास नहीं थे खास, लेकिन ईमान का हथियार उनके पास सबसे जबरदस्त ताकत थी। जिस हथियार पर इधर मुसल्ला बिछाओ और 2 रकात पढ़ो तो अल्लाह या फरिश्ते उतार देगा, आपकी मदद के लिए फरिश्ते आ जाएंगे। फिर अल्लाह ये जगह और ये लोग और ये सब को नहीं देखते, अल्लाह तो अल्लाह है। तो वो ईमानी ताकत और जज्बा होता है। अगर हम अपनी जिंदगी को अपनी नहीं बदल रहे तो हैरत है, हम पर तुफ है उसको कहा जाता है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता आगे। तो बहरहाल हम ज्यादा बड़े कसूरवार हैं, और इस पर जो है एक तो बाइकआउट बनता है, दूसरा जो है ना उनके लिए
खूब दुआएं बनती हैं, और तीसरा कि आप जिस कदर भी माली उनकी मदद कर सकते हैं वो करें। आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, इधर से इतने मदारिस हैं जो वहां अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान ऑल्सो हैज टेंस रिलेशन विद इंडिया पर्टिकुलरली ड्यू टू दी कश्मीर डिस्प्यूट। जो कश्मीर का तनाज़ा एक ये कहा जा सकता है उस वक्त बरतानवी जो ताकत थी, उन्होंने जानबूझकर ये पैदा किया कि मुसलमान क्या रहे, इन मामलात में फंसे रहे। और देख लें आप 75 सालों से ये मसला, बीच में एक हुकूमत ऐसी आई थी उसने ये मसला हल करा दिया था, और पाकिस्तान आर्मी ने जो है वहां पे कब्जा भी कर लिया, लेकिन फिर सबको पता है कि क्या हुआ, सारा गेम पता है, सब जानते हैं क्या कुछ खेल खेले गए। तो बहरहाल ये, लेकिन डिस्प्यूट ऐसा है कश्मीर का जिसकी वजह से भारत के साथ जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात वो बेहतर नहीं हो पाते। अगर करने की भी कोशिश की जाए, और एक पिछले जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए उन्होंने बड़ी कोशिश भी करी, लेकिन उससे भी बस थोड़े बहुत सिख हमारी तरफ हो गए, लेकिन कोई खास फर्क उससे भी नहीं पड़ा। तो ये तनाज़ा जो कश्मीर गए ना, ये खतरनाक है। और अफगानिस्तान ईरान के साथ तो किसी हद तक मुश्किल ताल्लुकात फिर भी हमारे हैं, ठीक है ना। ईरान से हम खुला फड्डा नहीं करते, अफगानिस्तान से तो हमारी रियासत ने बहुत कोशिश करी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का किरदार रहा है। अभी सऊदी अरब के साथ भी जो है ना ताल्लुकात इन्होंने बहुत ख़राब किए हैं, बहुत हद तक, अफगानिस्तान और सऊदी अरब। हालांकि हमारे तकरीबन समझ लो पड़ोसी ममालिक ही हैं, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान के साथ तो इस कदर तक ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। अब ये पता नहीं क्या था, कुछ समझ में सही बात आई नहीं, लेकिन उलमा की वजह से वो ताल्लुकात फिर भी बहाल है, बचे हुए हैं। तो बहरहाल ये ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि जो हमें खुद बेहतर बनाकर रखने पड़ते हैं। चाहे अब बहारत है, तो ये भी जो मामला पीछे हुए, अब देखा जाए तो दोनों के पास जो है वो एटमी ताकत है, और एटमी ताकत वाले ममालिक आपस में लड़ नहीं सकते, ये मुश्किल काम होता है। और अगर लड़ेंगे तो फिर तबाही होती है खतरनाक किस्म की, क्योंकि ये बम ही ऐसे बनाए हुए जो खतरनाक किस्म के हैं। तो बहरहाल अल्लाह बचाए इन चीज़ों से। लेकिन ये कि जो जिहाद एक होना है तो वो तो है ही अपनी जगह पर। चलिए ये पीछे जा रहा है। अब कौन किसकी बारी है? की रिलेशनशिप। चलो भाई, सेकंड लड़की। चलो चलो, अलायंसेस। एलियन नहीं है, एलियन तुम्हारे दिमाग में भूत चुड़ैल एलियन। पाकिस्तानी स्टडीज में एलियन का काम है भाई? मतलब जंग होगी तो एलियन छोड़ोगी यहाँ से? देखने दीवारें चीन तुमने खुद खड़ी की अपने सामने, हमने थोड़ी खड़ी की। आगे ये वाली दीवार तुमने खुद दीवारें चीन खड़ी की हुई, जैसे याजूज माजूज को बंद करने के लिए दीवार बनाई थी ना। सुना हुआ होगा वो वाकया तुमने, बहरहाल कुरान में भी है। आपका अच्छा मजहब कुछ और है, क्या है आप? तो हिंदू में भी तो कैटेगरीज हैं बहुत सारी, कौन से वाले? मतलब हिंदुओं में भी ईश्वरी, ऐश्वरी, महेश्वरी, ये मतलब कोई जात होती है उसके अंदर। तो ये वहां इंडिया में किस जगह के रहने वाले होते हैं महेश्वरी? मतलब जैसे कोई एक मखसूस इलाका होता है, जैसे हमारा पंजाबी होता है तो पंजाब का रहने वाला होता है, और सिंधी होता है तो सिंध का रहने वाला। तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, सब बस कहीं भी रह लेते हैं। अच्छा, कोई मखसूस इलाका और जगह नहीं है इनकी मखसूस।
हाँ, ये पाकिस्तान की हो चुकी हैं। होगा, इसको पता नहीं है, लेकिन आप अपनी वालदा के साथ बैठा करो ना, तो उनसे पूछा करो, ये चीज पूछा करो आबाओ अजदाद का ना, कि हम कहाँ के रहने वाले थे, आपके बड़े जो थे वो तो उधर हिंदुस्तान से ही माइग्रेट करे होंगे ना, ये चीजें पता होनी चाहिए। गुजरात के होंगे, हाँ। चलो अच्छी बात है, गुजरात के हैं यानी कि रहने वाले वो जो होते हैं ना, तो अच्छी बात है। खैर चलो, अच्छा जी, चलो ठीक है, तकरीबन अंदाजा हो गया ना कहाँ की है ये। अब लेकिन पाकिस्तान की है, बस छोड़ दो। पाकिस्तान के चीन के साथ जो है ना बहुत ज्यादा देखा जाए तो देरीना ताल्लुकात हैं और अस्करी फौजी ताल्लुकात हैं, जोहरी ताल्लुकात जिसको कहा जाता है ना। और हमारी फौज जो है वो मुश्तरका प्रैक्टिसेस उसकी होती हैं, बाकायदा ऑपरेशंस होते हैं, आपस में एक ऑपरेशन है मिलिट्री को लेकर। और पाकिस्तान के जितनी भी जोहरी मिसाइल्स वगैरह हैं, इनके जो कहा जाए कि अस्करी क़यादत के पास जो जो ताकतें मौजूद हैं, उसको और मजीद ताकतवर बनाने का आपस में मुआहिदा हुआ है चीन और पाकिस्तान का। यानी कि चीन जो है वो पाकिस्तान के लिए मिलिट्री वाइज जो है ना बहुत ज्यादा खासियत रखता है। पाकिस्तान की मिलिट्री को मजबूत से मजबूत और ताकतवर बनाना, ये चाइना का पाकिस्तान के साथ आपस में मुआहिदा हुआ है, जिसकी आपने एक झलक जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद अरसा पहले देख भी ली कि जो चाइना से ही लिए गए जेट तैयारे थे वो पाकिस्तान ने जो है अपनी पूरी महारत के साथ उड़ा के और उससे जो है कामयाब तजुर्बे हकीकत में जो है करके दिखाए। तो ये आपस की उनकी सपोर्ट है, जिससे दुनिया जो है ना वो रश्क भी खा रही है और परेशान भी है। खुसूसन अमेरिका को इस वक्त जो है सबसे ज्यादा परेशानी लग गई है, क्योंकि चाइना अपनी हकीकत को खोल नहीं रहा, ओपन नहीं कर रहा, छुपा के रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के तवस्सुत से जो है वो थोड़ा सा हिस्सा जो है तकरीबन खुल गया है। तो जिस वजह से अब अमेरिका को क्या लग गई है, परेशानी लग गई है कि ये चाइना जो है हमसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो रहा है। तो ये उनके लिए एक परेशान कुन चीज है। अब चीन पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम आपस में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और समझे जाने वाले हिंदुस्तान मगरबी इत्तेहादों के लिए एक काउंटर वीट के तौर पर ये जबरदस्त काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क को जो है ना एक प्रोटेक्शन शील्ड की जरूरत भी होती है कि इतनी आसानी से उसका दुश्मन जो है उसके ऊपर हमला आवर ना हो सके। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ जो है बेहतरीन दोस्ती कायम करके और ये फायदा उठाया है कि वो अस्करी ताल्लुकात इनके साथ भरपूर साथ देता है, इनकी जोहरी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है। पाकिस्तान उनको जो है बहुत सारे दीगर मौके जो है वो फराम करता है। चाइना ने पाकिस्तान को और भी मसाइल से निकालने के लिए बहुत ज्यादा पेशकशें की हैं, जैसे खुसूसन हमारे यहाँ बिजली का मसला है, इस मसले को भी हल करने के लिए चाइना ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। और लेकिन बहरहाल हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इदारों ने उन चीजों को तस्लीम नहीं किया, जिससे हमारे यहाँ ये मसाइल मौजूद हैं इस वक्त अब तक। नेक्स्ट चलें। ये मैंने बनाई नहीं ये असल में बनी बनाई स्लाइड्स थी, कॉपी पेस्ट किया सिर्फ। मैंने 5 मिनट लगे मुझे ये बनाने में, ये बनी बनाई थी, मैंने बनाई नहीं ना, ये बनी बनाई थी, मेरे पास रखी हुई थी, पता नहीं कितने सालों की, 10-11 साल पुरानी। मैंने उस पर कॉपी पेस्ट कर दिया था, बस हो सकता है वो, लेकिन अगर तो हाँ कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दिमाग यूज करो तो इंशाल्लाह समझ जाओगी। अल्फाज जो है वो थोड़ा दिमाग से भी समझे जाते हैं ना।
जैसे अब ये लफ्ज है फ्रीक्वेंट का, एक तो हम पढ़े भी दुकान में लेकिन एकदम अगर आप अलायंसेस को एलियन कर दो तो वो एलियन नहीं माना जाएगा। चलो भाई, किसका नंबर है? हाँ जी, सर ये हाई लेवल की बात है, इसके बाद विद के बाद फ्रीक्वेंट का है, किस चीज के बाद? लेवल के बाद हाई लेवल फिजिक्स नहीं, फिजिक्स नहीं है ये वाला फिजिक्स नहीं समझ आ रहा वर्ड, क्यों नहीं समझ आ रहा? विजन्स, विजन होता है ना, नहीं है? चलो अभी पढ़ो, तर्जुमा हो जाएगा ना, मैं तर्जुमा कर दूंगा, चलो समझाऊंगा। सुन लो भाई, इसके सुन लो भाई। वो वर्ड है विजिट्स, विजिट्स। इसमें जरा साफ नजर आ गया मुझे ना, इसमें साफ है। विजिट्स एंड कॉपरेशन, आपने विजिट बोला था? मैंने बोला था, हाँ सही है। चलो अप्रिशिएट करें, तालियां नहीं, तालियां इजड़े बयान। चलो आजा आजा, हम मुसलमान, तो ये तो गलत किया है ना, वो किया भी आपने और सही नहीं, सीखो उनसे जाके, वो आपको सिखाएंगे सही वाली तालीम जो है, सही वाली वो रोडों पे होते हैं, वो अच्छी सिखाएंगे आपको सही से। भाई मुसलमानों का अपना शेवा है, अपना तरीका है, उनकी खुद से नहीं करते, ये करते हैं ना, उनकी आदत है, हाँ तो क्या हो गया उसमें? क्या बुरी बात है? ये तो उन्हीं की चीज है, आपको चाहिए क्या? आप उनसे जाके सीखे, तो वो उनको आता है ना भाई, मुसलमानों का अपना तरीका है। मुसलमान क्या बोलते हैं? अगर कोई भी अच्छाई हो, देखें कोई भी अच्छाई हो, खुशी हो, तो मुसलमान का तरीका क्या है बताएं? ये देखें, सुभान अल्लाह बोलता है मुसलमान, माशाअल्लाह बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, बारक अल्लाह बोलता है, इतने सारे हमारे पास अल्फाज हैं, ताकि ये बैठी हुई है क्या एक्टा कुमारी ना, क्या नाम है, ये भी तो सीखे ना, इनको पता चले मुसलमानों को ये अमल होता है। क्योंकि ताली बजाना देखो, ये हमारा पढ़े लिखे लोगों का अंदाज नहीं है। आप फिर एक गलत चीज कॉन्सेप्ट दे रही है ना आगे दुनिया में हर एक को। इधर हर मजहब के लोग बैठे हुए होते हैं नहीं समझ रही, एग्री कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन वो सीखने वाली बात तो मैं मजाक में कह रहा हूं, मैं सीरियस नहीं कह रहा कि आप जाके सीखो और वाकई आप पहुंच जाओगी सीखने, मैं सीरियस तो कह ही नहीं रहे, तो मैंने मजाक में बोला है, तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने संजीदा नहीं बोला कि आप जाए उधर सीखे उससे। भाई आपका हमारी वाली बात नहीं है, इधर बात है उस्ताद और शागिर्द की, इधर टीचर और स्टूडेंट की बात होती है। टीचर को ये हक हासिल होता है, वो मजाक कर सकता है, लेकिन तलबा को ये नहीं होता कि वो उसको संजीदा ले और बिल्कुल ही जो है ना आपे से बाहर हो जाए, ये चीज गलत हो जाती है। लेकिन टीचर उस्ताद, आप मुझे समझ रही है ना, समझ रही है ना, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो उस्ताद को ये हक होता है कि वो आपसे कभी बंदा, जाहिर है पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ानी है भाई, बगैर मजाक के हम चलते रहे तो फिर कहाँ बोरियत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो बहरहाल पाकिस्तान एंड तुर्की शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप, ये आपको पता ही है, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन आयरन ब्रदरहुड, ठीक है, विथ फ्रीक्वेंट हाई लेवल विजिट एंड कॉपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। आप जानते हैं कि तुर्की के अंदर जो है हमारी जो रियासत के जो भी ओहदेदारान हैं, ये बहुत ज्यादा इनके विजिट्स भी होते रहते हैं और ये आपस में मुलाकातें करते रहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन भी करते रहते हैं। आपस में इनकी एक आहीनी भाईचारगी भी है। आहीनी भाईचारगी इसी आयरन ब्रदरहुड को ही कहा जाता है। उसके तौर पर तुर्की और पाकिस्तान को, चूंकि दोनों देखें आप तो एक मुस्लिम कंट्रीज हैं, तुर्की के अंदर भी रहने वाले जितने लोग हैं ये इस्लाम के करीब हैं और पाकिस्तान के अंदर रहने वाली भी अक्सरियत क्या है, मुसलमान है, तो इसीलिए इनका आपस में कॉपरेशन कुछ ज्यादा है। हाँ जी, आयरन ब्रदरहुड का मतलब ये है कि पाकिस्तान और तुर्की जो है ना आपस में अपने तमाम तर शोबों के अंदर एक दूसरे को मदद फराम करता है, यानी किसी एक स्पेसिफिक
सेक्टर के अंदर नहीं है। जैसे चाइना के मुतालिक आपने अभी पीछे पढ़ा ना कि चाइना का हमारे साथ स्पेसिफिक स्पेक्टर्स के जो सेक्टर्स है उनके अंदर मुआहिदा हुआ है। वो हमारी अस्करी जोहरी ताकत को बढ़ाने के लिए हमारा साथ देते हैं और हम उनका साथ देते हैं उनकी प्रोडक्ट्स की बिजनेस के अंदर जो है ना मशहूरी करने के लिए, चलाने के लिए वर्ल्ड वाइड। अभी आपने जैसे देख भी लिया जो पाकिस्तान ने उनके तैयारे कितने फेमस कर दिए, वो जो उससे कई गुना ज्यादा महंगे थे वो उनके शेयर ही सारे गिर गए पूरी दुनिया के अंदर, और इनके तैयारों के शेयर जो है वो उड़ गए, बढ़ गए। तो ये मार्केट फैला दी ना पाकिस्तान ने उनकी, तो पाकिस्तान उनको वो वाला फायदा देता है हर जगह। लेकिन ये चीजें ऐसी थी जो छुपी हुई थी, अभी थोड़ा सा नुमाया हुई है, सामने आई है दुनिया के। ये पाकिस्तान जब से बना है तब से चाइना के साथ ये अमल उसका चल रहा है, यानी स्पेसिफिक डिपार्ट्स के अंदर जो है इनके मुआहदात हुए हैं। लेकिन यहाँ जो तुर्की है उसके साथ अक्सर सेक्टर्स के अंदर जो है ना आपस में मुआहदे हुए हैं, इसीलिए इसको आयरन ब्रदरहुड कहा जाता है, यानी कि भाईचारगी आहीनी। आहीनी भाईचारगी का मतलब ये होता है कि जैसे दो भाई हैं एक दूसरे को हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हर मामले में, हर काम में वो पीछे नहीं हटते। नहीं यार तुम्हारा ये मसला है इसमें तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता, नहीं भाई मैं हर मसले में आपके साथ खड़ा हूं, कोई भी मसला हो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। तो बस ये आपस के ताल्लुकात इन तुर्की वालों के साथ पाकिस्तान के ऐसे हैं। चले भाई, सऊदी अरेबिया कौन है? Pakistan maintains strong ties with Saudi Arabia, often rooted in shared religious and cultural value and economic cooperation. तीन चीजों के अंदर जो है ना सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जुड़े हुए, जिनमें एक सबसे बड़ा जो वेरियस पॉइंट है वो रिलीजियस वाइज है, ठीक है ना, रिलीजियस वाइज। चलो आगे, एंड कल्चरल वैल्यूज ये पढ़ा था, हो गया। अच्छा, दूसरा जो है सकाफती है, और तीसरे नंबर पे इकोनॉमिकली कोऑपरेशन, जो आपस का ताउन है इक्तिसादी तौर पर। आप देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रूहानी ताल्लुकात हैं, ये लफ्ज यूज किया जाता है। रूहानी ताल्लुकात किस बेस पर है? हाँ, इस्लामिक बेस पर, किस बुनियाद पर है? हज का भी एक बहुत बड़ा हाँ हिस्सा है, पार्ट है। ये कुमारी, इसका वो ले लो, मोबाइल बंद करो, बंद करके उधर दूर करके रखो। और क्या है, और कौन सा पार्ट है बताओ सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रूहानी ताल्लुकात कैसे हैं? आ जाए हाँ जी, ऐसे डर के क्यों आ रही हो? क्या और टीचर भगा देते हैं? अच्छा चले यार, अगर हम तो इतना नरम है, इतना छूट देते हैं, तो फिर भी तुम हम लोगों से लड़ते यार। क्या कहते हो? मजाक भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो। हाँ, कोई गलत बात कर देते हैं। अच्छा, तो क्योंकि हमें तो भाई माशाल्लाह 14 साल हो गए, माशाल्लाह ये 15 ईयर चल रहा है मुझे इकरा में पढ़ाते हुए। मेन कैंपस में तो खैर 5वां साल है इधर, हाँ, और वैसे 15वां साल ये चल रहा है पढ़ाते हुए। हाँ, तो हमने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ाता रहा शुरू से, और इस्लामिक स्टडीज वो तो अभी भी यहाँ पर है, और पाकिस्तानी स्टडीज भी पढ़ाता रहा हूँ, साथ साथ कुरान तर्जुमा तफसीर भी पढ़ा है अभी एक। हाँ, यहाँ ये आपका मेन हॉल नहीं है, मेन ऑडिटोरियम, तो वहाँ पे 400 बच्चे पढ़ते रहे भाई, 400 बच्चे बैठे हुए होते थे, पूरा वो खुतबा हो रहा होता था समझो। ये जो अभी तारिक मसूद साहब आए थे, रश हुआ था ना, ये रश होता था हमारी क्लास में। ये पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए वो कोर्स कुरान तर्जुमा तफसीर, तो वो कोई टीचर ले ही नहीं रहा था भाई, बच्चे इतने ये वो, इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा भाई, कोई मसला नहीं। उसकी पहले रिकॉर्डिंग्स हुई थी थोड़ी सी, 3-3 घंटे की कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कराई है हमने, उसके बाद फिर हमने फिजिकली पढ़ाया जाके उसकी। वो ये हुआ था कि HEC ने मैंडेटरी कर दिया था कुरान तर्जुमा तफसीर, अभी भी है, लेकिन अभी ये पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं इसमें, वही मुझे लग रहा है पिछला जो हमने पढ़ाया ना वही सब शो आउट कर के ना कर रहे हैं।
लेकिन खैर वो ये बेहतर जानते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। तो वो ये है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में एक नया कोर्स और इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसकी ट्रेनिंग भी हो गई है इस सेमेस्टर में, अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले। वो भी अरबिक से रिलेटेड कुछ है, फ़हम तफसीर के नाम से। तो वो अब फिर ये हमें फॉल तो निकालेंगे, ये मेरे ख्याल है 2 महीने का होता है। फॉल के बाद वो फिर आपके पास आने वाले बच्चों के लिए होगा ना? नहीं, जो स्टूडेंट्स अगर उनका 7th सेमेस्टर भी चल रहा है ना, उनको भी दिया जाएगा। और वो जो मैंने पढ़ाया था ना, मैं बता रहा हूँ पिछले सेमेस्टर में, उसमें 8th सेमेस्टर के जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स थे वो भी बैठे हुए थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी डिग्री अटकी हुई थी, तो वो भी आके बैठ के उन्होंने भी वो पूरा किया था। उस पर उन्होंने डिग्री रोक ली थी, उनकी सर्टिफिकेट रोक दिया था। हाँ, इकरा यूनिवर्सिटी में। अब ये है कि आपके फैशन डिजाइनिंग में क्या है उसका मुझे नहीं पता इतना, फैशन डिजाइनिंग में हो सकता है नहीं हो आप लोग क्या, लेकिन इस्लामिक स्टडीज तो है, और उसमें तजवीद का भी 1 घंटा ऐड हो चुका है। 3 घंटे की क्लास होती है ना? 2 घंटे 2 घंटा होती है। उसमें भी इस्लामिक स्टडीज ही पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? कुछ भी नहीं, अपनी चल रही होती है, वे सबका पढ़ाते हैं। इस्लामिक स्टडीज तो इतने, तो वो टीचर गलत रखी है ना फिर उन्होंने। टीचर का काम ही नहीं है इस्लामिक स्टडीज पढ़ाना। उसके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि दरसे निज़ामी शर्त है इस्लामिक स्टडीज पढ़ाने के लिए ना। दरसे निज़ामी जो 16 साल निसाब होता है, उलमा ये कोर्स पढ़ते हैं ना, आलिम दीन पढ़ता है, तो वो कोर्स इसके लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है। अगर किसी ने एमए इस्लामिक स्टडीज़ भी किया हुआ है तो उसको भी देना मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर उसने बाकायदा आलिम कोर्स किया हुआ है ना, फिर उसने एमए इस्लामिक तो इक्विवेलेंट उसका होता ही है, हत्ता कि जब वो तखस्सुस कर लेता है जो हमने की है ना 2012 में, तो वो इक्विवेलेंट टू पीएचडी होती है। और लेकिन एचईसी पहले इसकी इक्विवेलेंसी दे देती थी पीएचडी की, अब वो नहीं देती है, हालांकि ये इक्वल टू पीएचडी है। पीएचडी के अंदर आपके जो है ना तकरीबन 100 थीसिस तैयार करता है एक बंदा अकेला, और मैंने अकेले तैयार किए थे 350 थीसिस मैंने तैयार किए थे, वो पूरी बुक बन जाए इतनी मोटी रजिस्टर वाली, और इतने बड़े बड़े वो पेज थे। तो एक एक थीसिस के अंदर 11-11 सफ़ों का कम से कम वो होता था, छोटा सा छोटा। तो वो हमने 350 तैयार किए थे, 100 पीएचडी में होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि हमारी मेहनत उनसे चूंकि कई गुना ज्यादा होती है ना, और सुबह से रात तक हम करते थे सारे थीसिस तैयार। इनके क्या सिलेक्टेड आवर्स होते हैं, शाम तक होता है बहुत ज्यादा, 4 बजे 5 बजे तक ऑफ हो जाता है, उसमें जितना तैयार हो गया तभी वो 100 कर पाते हैं। हमने 350 किए, 2012 में कंप्लीट किया था। तो बहरहाल जो हमारा रूहानी ताल्लुक है सऊदी अरेबिया के साथ, वो इस पॉइंट की बेस पर है कि हमारा उनके साथ दीनी ताल्लुक हमारे उलमा की वजह से। आप बारहा देखेंगे कि अरब लोग कभी भी किसी को अपना पेशवा नहीं मानते, अपने से आगे नहीं करते, अपने से आगे खड़ा भी नहीं करते, अपने साथ भी नहीं खड़ा करते हैं। उनके अंदर इतनी खुददारी है अरबों के अंदर। लेकिन आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को सलाम करें कि वो जब भी जाते हैं उनको इन्होंने अपना शेख माना हुआ है, और हत्ता के हरम के इमाम तक उनको अपने मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं कि आप नमाज पढ़ा दें, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी ये हजरात वहां जाते हैं तो इनका उनके साथ ताल्लुक इतना गहरा इसी वजह से है, जो रूहानी वजह है कि वो मानते हैं और इस बात को जानते हैं कि ये जो बरसगीर के हमारे यहाँ एशिया के जो जितनी कंट्रीज है, खुसूसन पाकिस्तान, तो यहाँ इल्म दीन बहुत मजबूत है। भले चटाइयों पर जमीन पर बैठकर ये पढ़ाते हैं, लेकिन खालिस नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ और शौक के साथ जो है ना ये इल्म आगे ट्रांसफर करते हैं सीना बसीना। तो उसकी इतनी अहमियत है कि वहां से सऊदीया के लोग, यानी कि आप मदीना यूनिवर्सिटी भी पढ़े ना तो वो हैसियत नहीं है, वो खुद अरबी जानते हैं इस बात को। और पाकिस्तान के ये बिनोरी टाउन, ये कराची में गुरु मंदिर में जो बना, यहाँ के पढ़े वाले को ज्यादा अहमियत दी जाती है, उसकी डिग्री ज्यादा वैलिड होती है। हत्ता कि इसका बेहतरीन मुशाहिदा आप इस चीज से कर सकते हैं कि आप अगर सऊदी अरब चले जाएं तो वहां आप 8-10 मसाजिद विजिट कर लें और इमाम मालूम कर लें कि भाई इमाम साहब आपकी डिग्री कहाँ की है,
तो वो 10 में से 9 लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की है, क्योंकि वहां ऐसी पोस्ट पे लगाए उसी को ही जाता है कि जिसके पास पाकिस्तान की डिग्री हो, रिलीजियस वाइज मैं बात कर रहा हूं, आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूलों की बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत इन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर हासिल है। चले भाई, ये मोबाइल वाली लड़की, चलो तुम अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट हरकत चलो तुम्हारा ही नंबर है। United States, Pakistan's relationships with the United States has fluctuated, particularly during the Cold War and the War on Terror. While they have shared interests, at times their relationship has also been marked by resentment. खास तौर पर जो है ना सर्द जंग जिसको कहा जाता है ना, यानी कि इसकी मिसाल यूं होती है कि दो लोग हैं आपस में और एक दूसरे को दुश्मनी समझते हैं, लेकिन बस लड़ भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि हाय कुछ कर भी नहीं सकते और दुख भी बड़ा है। तो अब वो करने के लिए क्या करते हैं कि यार कुछ तो करना है, हम तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब वो दरमियान में ऐसी चीजें लेकर आते हैं कि जो मुश्तरका होती हैं। जैसे एक बहुत बड़ा उनके पास पॉइंट है दहशतगर्दी को लेकर, तो वो चीज अक्सर वो बीच में लाते हैं और उसका जिम्मेदार जो है पाकिस्तान को ठहराया जाता है कि भाई यहां से दहशतगर्दी हो रही है, इधर से जो है ये मामलात जिंदा हो रहे हैं, यहां से खड़े हो रहे हैं, ये फलानी जगह से। वही जो है अब्बा जी की हरकत जो है भारत ने सीखी वहीं से, वो उनके पास गए विजिट कर उन्होंने कान में बात डाल दी, अभी तुम जाओ और ये ऐसे ऐसे करो। उन्होंने वहां से 2-3 मिसाइल इधर चलाए और 10-12 बच्चे भी उसमें, पूरी फैमिली शहीद हो गई। तो फिर इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सबक सिखा दिया कि भाई हर कोई उठकर थोड़ी अपनी मर्जी से बस इधर से दहशतगर्दी हो रही है, उस मस्जिद से हो रही है, इधर से, तो फिर जो है किसी जो है वो गिरजा घर से क्यों नहीं हो रही, किसी जो है मंदिर से क्यों नहीं हो रही, और किसी बुधवारे से क्यों नहीं हो रही। तो ऐसे तो फिर हम मुसलमान भी बनाना शुरू कर दें कि आपके वहां से भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम तो आपके मजहब को लेकर ये चीजें छोटी छोटी हरकतें नहीं करते, मुसलमान की आदत नहीं है। लेकिन हमारे साथ अक्सर जो है यही वॉर और टेररिज्म के नाम पर जो है सारे मामला किए जाते हैं। तो पाकिस्तान भी बाज दफा तो ऐसा होता है कि इसके अपना फायदा होता है इन कामों के अंदर, उनको बहुत से मफादात हासिल हो रहे होते हैं, तो पाकिस्तान भी उनके साथ मिलकर फिर वो जंग लड़ता है। और जिन जगहों पर वो देखते हैं कि नहीं हमारा कोई मफाद नहीं है, हमें नुकसान ही नुकसान है टोटली, तो वहां पर वो अपनी ड्रामेबाजी करके साइड लाइन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपने खुद देखा होगा कि एक जमाने से ये वॉर, कोल्ड वॉर इसको कहा जाता है, उसकी एक टाइप है, तो ये चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसमें भी हमेशा कामयाब ही रहा है और फातेह ही रहा है। चलो भाई आगे नेक्स्ट कौन है, इंडिया वाला कौन, हाँ भारत कौन पढ़ेगा, चलो इसके साथ वाली तुम पढ़ लो। आप Pakistan's relationship with India is characterized by high tension and mistrust. We rarely use the Kashmir dispute and the history of conflict. हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक तो इस बुनियाद पर भी कि सेपरेशन हुई, तो जब एक मियाँ बीवी में भी अलहदगी हो जाती है ना, फिर वो भी एक अरसे तक जो है ना वो ख्यालात खत्म नहीं होते और एक दुश्मनी और एक अजीब चीजें जो है ना, वो फलाना एक्स में यूं करा था, वो फलाने एक्स ने यूं हुआ था, वो किताबें भी लिखी जा रही हैं और शाया भी हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। तो बस ये ऐसे ही है मामला इन दोनों का। और देखा जाए तो हकीकत ये है कि ये खुद एक तनाव जो है ना आपस में बनाया गया है, क्योंकि फारिग बैठा इंसान जो है ना वो उसके अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाती है कि मैं फारिग क्यों बैठा हूं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई फरागत तो एक नेमत है, जो आदमी फारिग है उसके पास टाइम है। क्योंकि आजकल आप लोगों को देखें तो एक तालिब इल्म भी नहीं मानेगा, वो भी कहेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो ये कोई अच्छाई की बात नहीं है, ये बुराई की बात है कि आप फारिग ही नहीं होते कभी।
आप मसरूफ ही मसरूफ रहते हैं हर वक्त, तो ये बुराई है, ये अच्छा ही नहीं है। और किसी बंदे को फरागत मिल जाए, उसके पास टाइम आ जाए, वो फिर उसको पास कर दे, तो वो भी मुसलमान नहीं है। तो वो उसको क्या करता है, टाइम को सही इस्तेमाल करता है। लेकिन जब ये ऐसे फारिग होते हैं ना मुल्क, तो फिर वो यही काम करते हैं जो पाकिस्तान और भारत आपस में कर रहे होते हैं। तो हालांकि पीछे हकीकत में कुछ नहीं होता, अवाम को टोटली बेवकूफ बनाया जा रहा होता है। और देखा जाए तो इसमें भी बड़े फायदे होते हैं कि अवाम को एक जगह लगा के रखो। वो अपनी भारत अवाम को लगा के रखते हैं उधर, और ये पाकिस्तानी अवाम को एक तरफ लगा के रखते हैं। तो बहरहाल जो एक सेपरेशन थी वो एक वजह थी इस कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा जो है वजह जो भारत का और कश्मीर का पाकिस्तान के मामले के दरमियान एक मसला है बड़ा गहरा, उसको लेकर ये डिस्प्यूट हमेशा खतरे में पड़ा रहता है दोनों मुल्कों का। चलें भाई, अफगानिस्तान वाली, पीछे वाली आप पढ़ लें। अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है ना, ये चैलेंजिंग का सामना करते रहे अक्सर। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी, तालिबान को लेकर। हालांकि जो रियल तालिबान है तो ये तो इस्लाम के बहुत करीब लोग हैं, लेकिन इस चीज का दावा जो है खुद यूएनओ की एक खातून ने जो अमेरिका से रिलेटेड थी, उसी ने खुद किया था। और वो रिकॉर्डेड स्पीच आपको मिल भी जाएगी, वो हर एक सुन सकता है, वो ऑफिशियली मौजूद है। उसने खुद ये साबित किया था और बताया था, अनाउंस किया था कि जिन तालिबान से हमारी लड़ाई थी, उनको पैदा करने वाले हम खुद ही थे। हमने खुद वो तालिबान बनाए थे, और खुद अमेरिका ने अपनी तमाम एजेंसियों के जरिए से जो है ना, उन रियल तालिबान के मुखालिफ अपोजिट जो है ये तालिबान जो हमने बनाए थे उनको खड़ा किया था। और हमने अपने सिस्टम को बचाने के लिए जो है ना खड़ा किया था, क्योंकि ये तालिबान बहुत खतरनाक थे जो असल थे ना। क्योंकि असल इस्लाम वाकई यहूद और नसारे के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आप भी असली मुसलमान बन जाए तो आप भी खतरनाक हो जाएंगे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह असली नहीं है। तो वो हम तो चाइना का माल है ना, वही चलाते हैं, उड़ाते हैं, देखो चांद तक जाता है। तो जो रियल मुसलमान थे वो तालिबान थे। तो उनके अपोजिट अपनी ताकत को यहूद नसारा ने बचाने के लिए खुद नकली तालिबान खड़े किए, बनाए। ये उनका अपना खुद माना उन्होंने इस बात को, और उसी चीज को फिर सामने लाके उनसे जो गलत काम कराए गए बहुत से, और फिर उसको दहशतगर्दी का ही नाम दिया, और फिर ये सारे ऑपरेशंस और फलाना ढिमकाना ये सब कुछ कराया गया। तो इस एतबार से देखा जाए तो मैं नहीं समझता गजा के बाद अफगानिस्तान ही को मैं समझता हूं कि जो मजलूम मुल्क है, कि जहां आवाम को करोड़ों की तादाद में जो है शहीद किया गया, और बेगुना आवाम को एक सिर्फ इस्लाम के जो है ना असल लिबादे के अंदर मौजूद मुसलमानों को अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान इस बुनियाद पर जो है ना, ये जो वो गलत तालिबान जो थे उनकी बुनियाद पर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में हमेशा इसी तरह कशमकश में रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को अफगानिस्तान के साथ खराब करने की तो पूरी कोशिश करी है, लेकिन उलमा ने उन ताल्लुकात को बचा लिए है। अभी भी इस जमाने में भी आपने देखा होगा कि हमारे उलमा ने जो बड़े खतरनाक ताल्लुकात हो गए थे, उनको कई मरतबा वहां जाकर विजिट करके जो है उनकी शूरा के साथ मिलकर और उन ताल्लुकात को दोबारा हमवार किया, और इनको समझाया भी है कई मरतबा कि भाई आपके भी जो आपने इलाका गैर बनाए हुए हैं ना, और ये आप जो बलूचिस्तान जहां पर थोड़ा सा अंधेरा शुरू होता है और आपकी पुलिस भी भाग जाती है और फौज भी गायब हो जाती है, और कोई निज़ाम ही वहां नहीं होता, जंगल में भी एक निज़ाम होता है उधर, वो भी निज़ाम फिर नहीं होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है इसको सही करना, ठीक करना। ये उसका इलाज नहीं है जो चल रहा है वहां बहरहाल। तो ये चीजें चले भाई। ईरान, हाँ भाई। Pakistan's relationship with Iran is complex and fueled by regional, geopolitical dynamics and tension for population concerning issues.
I also facing challenges due to trade. हाँ, क्या समझ में आया? पाकिस्तान रिलेशंस विद ईरान इज कॉम्प्लेक्स। पेचीदगी का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को ईरान के साथ ताल्लुकात रखने में। क्या पेचीदगी है और ईरान की का रियल फेस क्या है? कौन बता सकता है? किसी को पता है? हाँ जी, कुछ तो पता होगा ना ईरान का। क्या है ईरान? क्या है? कंट्री है? अच्छा, नहीं ना, ये तो आपसे पूछना जरूरी है ना, कहीं और कोई गलत चीज ना लेना। ईरान तो वो है। चलो कंट्री है ना, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात क्यों पेचीदा रहे? बताओ भाई। शिया सुन्नी वाला एक मामला तो चलो मजहबी है, और क्या चीज है? हमारी क्लास में है कोई शिया लड़के लड़कियां हैं कोई? अच्छा, और क्या मामला है? तुम दोनों बताओ फिर। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? आपको पता है तो बताओ भाई। हमारे ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी क्यों रहती है? क्या इख्तिलाफ है? एक तो इन्होंने बता दिया ना, एक शिया सुन्नी वाला, कि वो अकीदे को लेकर जो है बिल्कुल डिफरेंस है दोनों के दरमियान। उनके यहाँ जो है वो वली सिस्टम है, ठीक है, वलियों का हिसाब किताब है, फिर वो 12 वली हैं, इमाम है, जो खत्म नबूवत के फिर उलट चला जाता है, जाहिर है। हमारे यहाँ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन है, और इसी अकीदे पर मतलब आखिरी नबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, जो अगर इमाम है, जो इमाम मानते हैं आप लोग, तो इमाम का क्या लेवल होता है, क्या हैसियत है? नहीं, वो तो करते हैं, वो तो सही है, लेकिन जो अब उनके बाद इमाम है, तो इमाम का क्या दर्जा होता है, क्या लेवल है? क्या नबियों के बराबर नहीं होता, या नबियों से आगे होता है, या पीछे होता है? क्या है सर? ऐसा होता है, नबियों का जो वो है दर्जा किसी से बराबर नहीं, ठीक है? यानी कि इमाम उनसे बाद है। वो इमाम की गाइडेंस से भी बात की। दरअसल वो अहले बैत की, वो अहले बैत हैं, वो नबियों की औलादों में से। बीबी फातिमा जो थी वो रसूल की बेटी थी ना, तो उनकी औलादों में से। इसके बाद अच्छा, चलो कुछ तो बोला ना इन्होंने। लेकिन ज्यादा बोलना चाहिए था, मुझे उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने बोला नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इसमें भी दो मजहब है ना, शियाओं के अंदर भी। तो एक तो है जिनको हम, मतलब मैं ज्यादा उधर नहीं जाता, बस आपको ऊपर से अकीदा बता देता हूँ। तो एक तो वो है जो 12 इमामी है, यानी कि वो 12 अइम्मा हजरात को हकीकत में इमाम तस्लीम करते हैं, और वहीं पर उनका दीन सारा वहीं से जो है ना चलता है। दूसरे जो है वो 12 इमामी नहीं है, वो ये नहीं कहते कि भाई यही जो अइम्मा हजरात हैं, बस यहीं से हमारा पूरा अकीदा और पूरा मजहब जो है वो चलेगा। तो वो अगर इन्होंने जिस कॉन्सेप्ट की बात करी है, ये वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, ये सही अकीदे के लोग हैं जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं। पहली कैटेगरी वाले हमारे मुताबिक जो है उनके यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ाइजेशन है। वो ये है इस वजह से कि उनके इमाम का दर्जा, वो तो ठीक है, आले रसूल हैं और वहीं से सब चल रहा है खानदान, उनको तो हम भी मानते हैं बिल्कुल, लेकिन बात उधर से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि जब वो ये कहते हैं कि ये इमाम गोया नबियों से भी ऊंचा दर्जा रखते हैं, वो चीज अगर आ जाती है ना सामने, तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि अकीदा गड़बड़ हो जाता है। वो तो हर मुसलमान समझता है इस चीज को। तो अगर जहां पर ये चीज नहीं, जैसे इन्होंने तो माशाल्लाह अपनी बात सामने रख दी, तो ये तो सही है, ये इनका तो हमारे यहाँ भी कोई वो मसला नहीं है। हम भी कहते हैं कि भाई इनमें भी निकाह हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक निकाह पढ़ाया, वो ईरान की खातून लड़की थी, तो जो लड़का था वो भी वहां था, मेरा ख्याल अमेरिका में, और ये ईरानी लड़की भी वहीं थी उसके साथ। तो इन दोनों ने राब्ता किया था। अब वो, मैंने इनको कहा भाई ये शिया है, ठीक है, इनको बोले कलमा सुना है। तो उसने कलमा सुनाया भाई,
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहु अलीयुन वलीयुल्लाहु, ये सारा पढ़ा। तो मैंने कहा भाई अब बात ये है कि देखो आप इनका जो है ना, जो कौन सा मजहब है ना शिया के अंदर, उसने बताया तो वही था। मैंने कहा इससे नहीं होगा तुम्हारा निकाह, अगर कराना है तो मैं तरीका बताऊंगा, फिर उस तरीके से करते हो तो हो जाएगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल, ये भी राजी है। वो वैसे राजी नहीं थी दिल से लेकिन जब मैंने थोड़ा समझाया तो वो मान गई, निकाह तो करना था। तो मैंने कहा भाई मैं निकाह पढ़ा दूंगा और मैं पहले कलमा पढ़ाऊंगा। और सुने ना मेरी बात, तो मैंने कहा मैं कलमा पढ़ाऊंगा, अपना पूरा जो जेन्युइन कलमा है वो पढ़ाऊंगा, और फिर निकाह भी पढ़ाऊंगा। और एक शर्त वो ये भी लगा रही थी कि मैं निकाह नहीं, वो मोता वाला चक्कर होता है ना वो मैंने कहा वो नहीं। मैंने कहा भाई हम पढ़ाते परमानेंट निकाह, क्योंकि हमारे यहाँ दीन में मजहब में यही है, परमानेंट निकाह होता है, टाइम ड्यूरेशन डे वाइज और ये सब नहीं है हमारे यहाँ। तो वो इसको भी एग्री कर गई पॉइंट को। मैंने कहा ठीक है, बस जो दिन उन्होंने वक्त रखा, मैं मस्जिद में विटनेसेस अरेंज कर दिया मैंने। वहां पर जब बैठा तो ये थोड़ा टिपिकल निकाह होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। नॉर्मली हम पढ़ा देते हैं 5-7 मिनट में फारिग हो जाते हैं, इसमें जरा 15 मिनट लग गए। तो जो विटनेसेस बैठे थे वो भी थोड़ा वो हो गए कि यार ये अजीब सा निकाह, थोड़ा अलग सा। तो मैंने पहले उनको कलमा पढ़ाया, उन्होंने कलमा सही पढ़ लिया, आगे अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं कहा। मैंने पढ़ाया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक वो उन्होंने करा। फिर मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फर्क पड़ता है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये शहादतैन भी मैंने उनको पढ़ाया। पढ़ने के बाद फिर मैंने इनका निकाह पढ़ाया, और मैंने उसमें ये अल्फाज भी इस्तेमाल करे कि भाई ये परमानेंट निकाह है, टेम्पररी और फलाना, और ये नहीं है, नहीं होता वो, ठीक है ना। तो जब ये तमाम चीजें मैंने रख दी तो वो निकाह मुनक्किद हो गया। भाई हम अपने दीन के हिसाब से फॉलो करते हुए पढ़ाएंगे ना, हम उनके हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। हमने उनके हिसाब से तो बता दिया नहीं होगा, जैसे हमने उनको बता दिया ना, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। हाँ, वो किन के नहीं थे? दीन मतलब इसका मतलब है कि वो दीन से नहीं है। नहीं, देखे वो जब हमारे उसके मुताबिक हो गए ना अकीदे के, तो फिर तो वो मुसलमान हुए ना। सर तो आपने उनको कन्वर्ट करवाया ना बेसिकली। हाँ ना और क्या है। तो भाई हमारे यहाँ देखो वैलिड चीज जो होगी ना, तो हम तब वो काम करेंगे ना, वरना मना कर देंगे। तो पहले मैंने मना कर दिया, जब उन्होंने कहा नहीं हम आपकी तरह कर लेंगे जो आप कहेंगे, तो जब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली तो फिर हमने अपनी तरह से वो काम करा दिया। नई बात समझ आई? चलो बहरहाल ये तो एक शरी वो मसला आ गया था, उस पर हमने पॉइंट आउट कर लिया, बात कर ली। चलो इसको देख लो आगे। तो ईरान के साथ देखा जाए तो एक हमारा जो मजहबी डिफरेंस है ना आपस में, इस बुनियाद पर बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ नहीं रहे। और एक खुफिया जो हमारे अंदरूनी चीज है वो ये भी है कि हम समझते हैं, हमारे बहुत से लोग और इस तरीके से मखसूस तबका ये बात भी करता है कि ये अमरीकियों के हिमायती हैं। ये उनके बकौल ऐसा है, हम नहीं कह रहे। तो इन बुनियादों के ऊपर जो है देखते हुए ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने ज्यादा अच्छे बेहतर नहीं है। चले भाई आगे किसका नंबर है? बस मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही क्लास ऑफ कर लें। 11:15 तक कर लेंगे। चलो एक आध स्लाइड रह गई, इसको तेजी से कर लो। एक आध स्लाइड रह गई है, जल्दी जल्दी पढ़ लो। किसका? डिबेट। डिबेट बस अभी शुरू कर लेते हैं ना, डिबेट तो 20-25 मिनट की है बस। चले भाई इसको पढ़ लें। अदर इंपॉर्टेंट रिलेशंस, रशिया, पाकिस्तान has been strengthening its relation with Russia, particularly in the areas of defense and energy. किसका नंबर किसका चल रहा था? आगे वाली लड़कियां रह गई है ना, ये सेकंड रो वाली। चले तो ग्रुप में तो नाम सब लोग ऐसे दे रहे हैं, ऐसे बड़े तैयार हैं सब लोग। वो ये बात काफी लोग नहीं करते। अभी इसकी मैचिंग के उस पर रिप्लाई करिए, तो नाम है इतना
हाँ अभी करते हैं, डिबेट स्टार्ट कर रहे हैं, रुक जाए। चले भाई जल्दी जल्दी, ये एक आध स्लाइड है इसको कंप्लीट करें। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के जो मखसूस ताल्लुकात हैं उनमें एक रशिया है। रशिया के साथ भी चाइना के जैसे ताल्लुकात हैं, लेकिन उतने ज्यादा हमवार नहीं है। जोहरी ताल्लुकात हैं, दिफाई और तवानाई के शोबों के अंदर भी पाकिस्तान और रूस के आपस में ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का दूसरा अहम तिजारती शिराकतदार भी ये रशिया है, और रशिया के साथ जो है तिजारती बुनियादों पर कारोबार किया जाता है, टेक्सटाइल के अंदर, मशीनरी के अंदर और ट्रांसपोर्ट के अंदर। ये 3 शोबे जिसमें पाकिस्तान रूस के साथ जो है वो बिजनेस करता है, आपस के तिजारती मामलात हैं। आगे चलें, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इलाकाई तंजीमें, किसका नंबर है? जल्दी 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 करो। नहीं, उन्होंने पढ़ लिया, ये वाली लाइन चल रही। बहुत सी बैनुल अक़वामी तंजीमें बनाई गई हैं, उनका पाकिस्तान भी एक रुकन है, यानी कि एक उनका मेंबर है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा है, शंघाई ताउन की तंजीम है, इसी तरह इस्लामी ताउन की तंजीम भी है, और ये खारिजा पॉलिसी पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान को आ जाए, बाहर के ममालिक से कोई जो है सिक्योरिटी वाइज जो है नुकसानात ना हो, जैसे पाकिस्तान को खदशात रहते हैं अक्सर भारत से और कुछ कुछ अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दी को लेकर, तो उनसे बचाव के लिए इन तंजीमों का रुकन होना, पार्टिसिपेट होना ये जरूरी है, उनका एक मेंबर होना, और उसी के जरिए से ये अपने आप को महफूज भी करते हैं। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, क्या खा के आ गई? जियो स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी आपने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, पाकिस्तान का माले वक़ू जिस जगह पर पाकिस्तान कायम है, एक तो पाकिस्तान को ये प्लस बेनिफिट हासिल है, दूसरा पाकिस्तान को बड़ी ताकतों के साथ जो पड़ोस उसको हासिल हुआ है, जैसे चीन और अमेरिका से भी कुछ थोड़ा फासले के साथ, तो इस कुर्बत की वजह से भी अपनी खारजी पॉलिसी के इंतखाबात को खुद बना लेता है, ये इसको एक प्लस पॉइंट हासिल हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान बहुत से ममालिक के साथ जो है इक्तिसादी ताउन भी कर रहा होता है, और उसको बहुत ज्यादा बढ़ा भी रहा होता है, तिजारती मुआहदे कर रहा होता है, सरमायाकारी कर रहा होता है, जिससे क्या होता है आपका मुल्की सतह पर आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। हिस्टोरिकल टाइज, जो हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, जिनकी बुनियादों को हम खुद माजी में देख चुके हैं, जैसे कि आपने बांग्लादेश की लड़ाई को देख लिया, ठीक है, हिंदुस्तान की लड़ाई आपके साथ हुई उसको देख लिया, बांग्लादेश की लड़ाई को देख लिया, उसके अलावा जो कश्मीर की अलहदगी है उसको हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें हमें माजी के अंदर होने वाले वाकयात क्या सबक सिखलाते हैं कि पाकिस्तान को आगे जो है अपनी खारिजा पॉलिसी किस तरह मजबूत तर बनानी चाहिए और अपने मफादात को और ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये हमें किससे सीखने को मिलता है, सबक हासिल होता है पिछली की हुई गलतियों से, कि हम अपने बलूचिस्तान को भी ना खो दें, या उसके अलावा जो हमारे इलाका गैर है उनको हम ना अपने आप से अलहदा होने दें। तो हर एक को हम खुश रखें, राजी रखें और जोड़ कर रखें, और उसके लिए तरीके और रास्ते हम मार करें, ठीक है ना। ये पाकिस्तान
हिस्टोरिकल टाइज से इन चीजों को सीखता है जो माजी के अंदर गलतियां हुई होती हैं। बात समझ आ गई? ये पाकिस्तान रिलेशंस है, ये हम व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं आपको। अच्छा, अब जो ग्रुप बनाए थे वो बताओ भाई, क्या तैयारी है? पॉइंट्स निकालो अपने। एक पेपर में यहां से ग्रुप 1 वाले इस तरफ हो जाए, ग्रुप 2 वाले उस तरफ हो जाए, और एक पेपर निकाले, उस पे शुरू से एक पेपर चलाए, उस पे ग्रुप 1 के सारे नाम लिखें, उधर ग्रुप 2 वाले अपने नाम लिखें। अच्छी बात है, ये तो जितने बच्चे कम हो उतना अच्छा है। ये अभी तक ये पॉलिसी नहीं समझ आई तुम्हें? भाई लड़ाई कम होगी जितने कम होंगे, ज्यादा होंगे तो तकरीबन सब आए हुए हैं, तकरीबन सब आए हुए माशाल्लाह। 16 हो गए, जल्दी कर लो, टाइम कम है। ग्रुप 1 वाले इस तरफ हो जाए और ग्रुप 2 वाले वहां बैठ जाएं। जल्दी ग्रुप 2 वाले वहां चले जाएं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाले वहां जाएं। ग्रुप 1 क्या था? खिलाफत शरिया ना, तो वो यहाँ बैठे रहे। ग्रुप 2 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाले वहां चले जाएं। ग्रुप होता है, बी पॉजिटिव होगा, ए होगा, कोई तो होगा, है? ए पॉजिटिव है। हो गए। अब ये फर्स्ट रो से एक पेपर निकाल लो भाई साहब, जल्दी कर लो। ओ मोबाइल वाले भाई साहब, पेपर निकाल लो। आप ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में अभी तक यही नहीं पता। आप निकाल ले एक पेपर, ग्रुप 2 है ना? ग्रुप 2 वाले कौन है? तो 1 वाले यहाँ आओ ना, जल्दी करो ना यार। ये 1 वाले हो गए, ये सब 2 वाले हैं भाई। 1 वाले यहाँ है, ग्रुप 1 वाले इधर आए साहब। सही बैठे हुए, यहाँ पे खिलाफत वाले बैठे हुए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ग्रुप 2, तो 2 ही तो हुआ ना, ग्रुप 2 तो हुआ। एक पेपर पे अटेंडेंस यहाँ से करो, जल्दी से नाम लिखो सबका। आगे ग्रुप 1 2 वाले इधर उधर ग्रुप में होंगे ना किसी में, तो चले इसी ग्रुप में रह लें फिर। आगे आ जाओ भाई, इधर वाली रो में, और इधर वाले स्टूडेंट इस तरफ हो जाओ, थोड़ा यहाँ करीब हो जाओ। ये ग्रुप 1 वाले बैठे हुए ना यहाँ,
क्या हुआ, पॉइंट्स बना लिए सबने अपने? वो तो मैंने भेजे थे ना, आपने खुद बनाने भी थे, मैंने 2 हफ्ते से बोला हुआ तो है। चले, सबके नाम हो गए तो मुझे दे दो लिस्ट। सबके नाम हो गए तो पेपर दे दो, जल्दी जल्दी लिखो नाम, जल्दी नाम कंप्लीट करो। सबके हो गए इसमें नाम, बता सकते हैं? सबके नाम हो गए? आपके नाम हो गए सबके? लिख दिया? अच्छा, अच्छा भाई, यहाँ किस किस के नाम रह गए, कहाँ चल रही है अटेंडेंस शीट? किधर है, किसके पास है? इनके पास है। पॉइंट्स अपने रिवाइज कर लो, देख लो एक दफा और। तो हाँ, मैं देखता हूँ मेरे पास 2-3 मार्क्स सबके तो ऐसे ही हैं। अगर मेरे भी ऐसे नहीं बस ज़्यादा आई है, आपने हर क्लास में तो नहीं है। अच्छा, अब आपको याद आ गया इतना जल्दी? क्योंकि मेरा एमएमएस का हो रहा था आपके लिए। क्या बोल रहे हैं? चले भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका तरीक़ेकार ये है डिबेट का। इनका जो टॉपिक है ये ग्रुप 1 वालों का खिलाफत शरिया, ग्रुप 2 का जो टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब हम तकरीबन 10 मिनट के करीब इन ग्रुप 1 को देंगे, जिसमें ग्रुप 2 कुछ नहीं कहेंगे, वो खामोशी से इनके पॉइंट्स अपने पास नोट करें। अगर कोई वाकई इनका वैलिड पॉइंट है तो उसका रिप्लाई आंसर आप देंगे अपने तौर पर। उसके बाद हम फिर 10 मिनट ग्रुप 2 को देंगे। ग्रुप 2 अपने पॉइंट्स तमाम जितने भी हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के और जो वैलिड पॉइंट्स होंगे वो बताएं, तो ये नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम उनमें देखेंगे मर्ज्ड पॉइंट्स क्या हैं जो वैलिड हैं, वो मैं नोट करता रहूंगा अपने पास। फिर हम उसके बाद इस ग्रुप को भी 3 से 5 मिनट देंगे और आपको भी देंगे उनके रिप्लाई के लिए 3 से 5 मिनट, जिसमें आप आपस में एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप ये स्टार्ट में अपने बेसिक पॉइंट्स बता रहे होंगे उस वक्त आपस में बात ना करें,
उस वक्त इनके पॉइंट्स को आप अपने पास नोट डाउन करें, ठीक है ना। ये इसका तरीका होगा। तो पहले 5 मिनट 10 मिनट सॉरी हम ये ग्रुप 1 वालों को दे रहे हैं। इनके पास जो अपने पॉइंट्स हैं खिलाफत शरिया से रिलेटेड, तो अब ये स्टार्ट करें। कौन इनमें स्टार्ट करेगा? चलो भाई, खिलाफत शरिया। उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, चॉइस है, आप ऑप्शनल है। हाँ करें करें, चले थोड़ा आवाज से करने दो, सुनेंगे, आप करेंगे तो चलें। चले ना स्टार्ट। खिलाफत शरिया क्या है भाई? एक रहनुमा होना। चलें, मैं स्टार्ट करा रहा हूं, बटन दबा रहा हूं ना, बटन तो दबा सकता हूं ना। सर इस खिलाफत शरिया के अंदर जो है यहाँ पर जो लीडर चुना जाता है वो इस्लामिक फेसिलिटेशन के थ्रू चुना जाता है, जिससे फायदा ये होता है कि करप्शन कम होती है मुल्क में, और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर फेवरेटिज्म भी नहीं होता। हाँ, तो इस वजह से कम जो मुल्क है, मुल्क के लोगों के अंदर भी एका रहती है, यूनिटी रहती है, और करप्शन नहीं करता और आराम से मुल्क के निज़ाम चलता है। सही, यानी कि अदल इंसाफ वाला। और चलें, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है और कौन बताएगा? खिलाफत इस्लामी लीडरशिप का निज़ाम है जहाँ खिलाफत कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करता है। सही है, इस्लामी निज़ाम में कुरान और हदीस के मुताबिक रन करता है। हाँ जी, यानी कुरान के खिलाफ नहीं होगा। हाँ, ये खलीफा शरीयत के जरिए चुना जाता है, जिसमें समझदारी और ईमानदारी वाले लोग मशवरा देते हैं। हाँ, आगे एक साथ कंटिन्यूअसली बताना शुरू करें, एक के बाद दूसरा बोलने लग जाए, उसके बाद नेक्स्ट बोलने लग जाए, हमें कहना ना पड़े। अभी जरा सा उठेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जोश में आएंगे। चले भाई, नेक्स्ट पॉइंट। और कौन है? जल्दी जल्दी, तेज तेज, टाइम कम है आपका, 3 मिनट आपने इसी में निकाल दिए। सही। बट सर इसमें ये वाली बात भी है कि जो रूल कर रहे होते हैं, जो खिलाफत जो वो करते हैं, वो कोई बादशाह या वो कोई वो नहीं होते, वो आम लोग होते हैं जिनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है। हाँ, खलीफा आम इंसानों में से कोई होगा। जी, सही। अक्सर इसके अंदर जो है ना माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों का ख्याल रखा जाता है, यानी इसके अंदर मिनॉरिटी हमेशा जो है ना कट जाती है। सही। गरीबों को प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पर दोनों में दी जाती है बराबर। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों है। इसमें डेमोक्रेसी में नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। माइनॉरिटीज कट जाती है। हाँ जी, सही। डिसीजन जो है वो बाय शरिया लॉस है। चलें, चले भाई। और
सर अब खुलफाए राशिदीन के दौर से जो चलता हुआ आ रहा है, जैसे वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे, वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे, वही सब होता रहता था, हो रहा था। सही। और सर ये खिलाफत जो सिस्टम है वो एक लीडरशिप के जरिए पूरी उम्मा को जोड़कर रखता है। फिर और जो चलिए ये पॉइंट तो हो गया है ना। और खुलफाए राशिदीन का जो पीरियड है वो एक फॉर एग्जांपल है हमारे लिए, चले एक रोल मॉडल है वो। ये पीछे वाली रो वाली लड़कियां, हाँ जी, कैलिफ जो है, सही। हाँ, खलीफा वो जिम्मेदार भी है। चले भाई नेक्स्ट। हाँ, किस में डिवाइड हो? खिलाफत शरिया, जोर से बताएं थोड़ा। अच्छा, डिवाइन। थोड़ा जोर से बोले ना, इनको आवाज तो जाए। चलो नेक्स्ट लड़की। हाँ जी, सही। और इक्वलिटी जस्टिस भी है ना इसके अंदर, इक्वलिटी जस्टिस है, अमीर गरीब का कोई फिर डिफरेंस नहीं है। इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने जो उनका जो हमारे जो कैलिफ होते उस टाइम होते, तो वो बादशाह नहीं थे, वो आम लोगों में से इलेक्ट किए गए। सही। चले नेक्स्ट। सही, लॉ ऑफ शरिया पे बेस करता है। और चले नेक्स्ट। अच्छा, डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। सुन लो भाई, अगर तुम लोगों ने सुना नहीं तो सुन ही नहीं रहे, नहीं सुना नहीं पॉइंट। नहीं सुना आप लोगों ने पॉइंट। डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है खिलाफत शरिया। सुन लिया? चलो आगे नेक्स्ट। हाँ जी, बुत बन के नहीं बैठ पाए। बोलो भाई, बुतों को तोड़ो जल्दी, टाइम कम है। नो करप्शन है खिलाफत में भाई, नो करप्शन है, सुन लो। हाँ, और इसका जो लीडर बनता है ना, वो ज्यादातर होते हैं जो इस्लाम को पहले से फॉलो कर रहे होते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, वैलिड होते हैं, पहले से सादिक अमीन होते हैं। इसके अंदर जो है लोगों के कहने की वजह से रूल चेंज नहीं होता। हाँ, चले। रोल मॉडल है ये खिलाफत राशिदा में, जितने खुलाफा गुजरे तमाम के तमाम शोले हैं। और देखा जाए तो जस्टिस जबरदस्त अंदाज में करने वाले, और उनकी जिंदगियां जो है वो भरपूर है, इस्लाम से भरी हुई हैं। तो ये खिलाफत राशिदा। राशिदा कहते ही सीधे रास्ते को है, अच्छाई का रास्ते पे चलने वाले जितने सारे खलीफा गुजरे हैं। और वो तकरीबन जो है 900 साल से भी ज्यादा, 1400 साल तक बल्कि आता है। ये खिलाफत राशिदा जो है वो कायम रही है, ठीक है। और तुर्की में आखिर में कन्वर्ट हुई है, वहां पर फिर इसको उन्होंने, यहूदियों ने मिलकर जो है इसको तोड़ा है। चले भाई, तकरीबन इनका 10 मिनट जो है कंप्लीट हो गए। अब ये ग्रुप 2 वाले, आपके पास 10 मिनट है भाई, चले स्टार्ट करें। हो गए।
लोग खुद चुनते हैं अपने जो मतलब होता है ना, इसमें हम लोग ज्यादातर कोशिश कर, ये मॉडर्न वर्ल्ड की एक इलेक्शन टाइप होता है क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों को सबको राइट मिलता है। इसमें जो मतलब माइनॉरिटीज होती है, जो रिलीजियस होते हैं, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इन सबके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, हर चीज में इनको तो ज्यादा राइट मिलते हैं। अब जैसे कि हमारे पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान में शिया भी है, सुन्नी भी है, तो अगर हम इसमें जाएंगे शरिया वाले पे, तो हम किसको बनाएंगे? यहाँ हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी कि शिया बोलेगा हमारे वाले को बनाओ, सुन्नी बोलेगा हमारे वाले को बनाओ। इस चक्कर में, लड़ाइयों को बचने के चक्कर में हम लोगों ने ऐसा निकाला है कि हर कोई अपने से खड़ा हो सकता है, हर कोई अपने उससे बोल सकता है और हर किसी के पास अपना राइट होगा कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। यही बात हो गई ना, इक्वालिटी होती है, कानून सबके लिए बराबर है। इसमें ये होता है कि अगर मुस्लिम है तो उसपे ज्यादा मतलब राय रखी जाती है उनकी, और यहाँ पे ये है कि सब बराबर है। हर पर्सन जो है ना वो वोट देने का हक होता है, तो कोई भी मजहब हो, कोई भी हो। काफी जो शरिया के मॉडल्स हैं वहाँ पे वुमेन है जो आती है उनको पॉलिटिकल रोल मतलब किसी कंट्री को लीड नहीं कर सकती, तो ऐसे में जो आती है उनको कोई गवर्नमेंट कोई रोल नहीं मिलेगा। आगे नेक्स्ट क्या मतलब, दोबारा बताएं। अच्छा सही, फ्रीडम है यानी कि मुस्लिम है नॉन मुस्लिम, सही। फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है इंसान के पास बोलने के लिए। अगर इसमें देखा जाए खिलाफत मूवमेंट में, तो वो खिलाफत उसमें तो ज्यादातर ये होता है कि इंसान सुन्नत और कुरान के से बोल सकता है, उसकी एक लिमिट होती है, मतलब वहाँ तक जितना हमें कुरान और सुन्नत से बताया उसके साथ चलना पड़ता है। और लेकिन जो हमारा बोला होता है उसमें आप कुछ भी हो सकते हो, मतलब हर चीज की आजादी होती है। सही। और हर शख्स को मजहबी हुक्म मानता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि सबको बोलने का हक होता है। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग इस्लाम में है, इस्लाम को मानते हैं तो आप वही चूज करो। इसमें ये कि सबको हक है, जो जिसको जो चाहे वो अपने लिए हक के लिए बोल सकता है, जिसके साथ गलत हो रहा है वो अपने हक के लिए बोल सकता है, जिसके साथ सही वो अपनी मर्जी से चूज कर सकता है कि हमें कौन सा हमें अपना लीडर चाहिए। और उसको रिलीजन का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है कंट्रोल करने के लिए, मतलब कोई प्रिटेंड करने को रिलीजन यूज़र चाहता है बट ये भी वो लोगों की कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सही। चले और सर दूसरी बात ये कि जो खिलाफत ये उसमें ये होता है कि एक मतलब सबको एका करना पड़ता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आबादी इतनी सारी कि एक एका करना, एक चीज पे एग्रीमेंट करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है और हम नहीं कर पाते। अच्छा हाँ, एक चीज एक प्लेटफॉर्म पे एग्री होना, सबका इत्तेफाक राय होना, ये मुश्किल है। और डिफरेंट कल्चर का रीजन आपस में अच्छा, और जो बोल नहीं रहे वो बोले, आप वहां से लड़का बोले। लॉ से इक्वलिटी है, लॉ से इक्वलिटी है बिल्कुल। अच्छा ये आगे वाली आप तो इधर नहीं थी वहाँ, अच्छा वहीं बैठी, अच्छा अच्छा सही है। नॉट ओनली वोट, अच्छा और कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी आवाज उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का हक है। और तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लाइक हर कोई मतलब एक सिस्टम बना हुआ होता है, ऑलरेडी उसमें वोट कर दो, सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। अगर लीडर करप्शन करे और पब्लिक का काम ना करे तो आवाम जो है वो अगले वोट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो होता है जैसे नून लीग को करा था अभी। चलो आगे आप, और ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हो सकता है। और गरीब अमीर का फर्क क्या है? हाँ जी, गरीब अमीर का है कोई डिफरेंस इसमें, क्या है? गरीब अमीर यहाँ पे सब बराबर थे, सबको हक होता है कि आप वोट दे सकते हो अपने लिए,
लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जगह है गाँव है जहाँ पे गैस पानी वगैरह नहीं है, कोई आता है, चलो ठीक है ओके, कोई आता है उनको सारी अवेलेबिलिटी दी जाए उनके लिए, तो वो उनको ही वोट देंगे। अब कोई है और दूसरा इलाका है वो उनके लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उनके लिए काम कर रहा है, वो लीडर वो लोग आवाम सिर्फ उसको वोट देंगे, और जो लीडर इनके लिए काम कर रहा है तो वो आवाम सिर्फ उनको लीडर देंगे। तो मतलब सबका राइट है कि कोई उसको भी सुन सकता। ऐसा तो नहीं है, हाँ ऐसा ही ये आप कह तो नहीं है, मैं अभी साबित कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर सुने, मैं आपको बता रहा हूँ ना सुने, ये किमाड़ी है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी को भी नहीं करता, मैं न्यूट्रल हूँ, किमाड़ी है ठीक है। अब मनोड़ा भी है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, किमाड़ी का बंदा इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मनोड़ा एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब वो किमाड़ी वाला बंदा को जो है ना लोग सेलेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर ही नहीं सकते क्योंकि अब वो जो है ना है तो बेसिकली उसका डोमिसाइल बना हुआ वहाँ मनोड़ा का। अब वो आपके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कानून के मुताबिक ही यहाँ का ना एमएलए बन सकता है ना एमपीए बन सकता है, कुछ भी नहीं, यहाँ वो उसका कोई एंट्रेंस ही नहीं हो सकती, नाकाबिले दाखिला है वो। कानूनन अगर लोग उसको चुनना भी चाहें तो वो नहीं आ सकता। तो आपके ही तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में तो एक कानून है, काम तो वो बंदा कर रहा था ना, यही तो वो तो एक अलग बदमाशी अलग वो था ना, सिनेरियो था, बदमाशी अलग सिनेरियो था। हम तो एक बात कर रहे हैं कि लोग अपना हक के राय खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बंदा वो उनका उसको वो पहले जो है ना चेक कर चुके हैं, हमारे इलाके में ये बंदा काम करता है, लेकिन वो बेचारे का डोमिसाइल ही अब दूसरे इलाके का है, कानूनन वो कैसे आप उसको यार कैसे उसको आप जितवाएंगे ये बताएं ना, आपके कानून में ही गलत है कि यही तो मैं चीज कह रहा हूँ ना कि आपके कानून में ये नहीं है। अपने चलो हाँ सही है। और क्या पॉइंट्स है भाई, ये जो बीच वाले रह गए, ये दोनों भी रह गए, रुक जाए, पॉइंट्स लेने दे, पॉइंट्स लेने दे। हाँ लीडर की सिलेक्शन जो है ना, ये आपका मकसद मुराद है ना। ह्यूमन राइट्स का क्या वो है वो बताओ, कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड पॉइंट बता दो, बोलो ना भाई, ह्यूमन राइट बता दो, ह्यूमन राइट बता दो, राइट्स ऑफ इक्वलिटी में बता दो। शरिया में ऐसा नहीं है, काफी मॉडल्स में ऐसा है कि हमें तो वो रोज ही मिल सकते हैं जो कि मार्च चलता है। भाई ये पॉइंट सुन लें कि ये आपके खिलाफत शरिया में इक्वलिटी नहीं है, अदल इंसाफ नहीं है, ये पॉइंट इन्होंने रेज किया है, ये आप नोट करें। अच्छा और आप कोई पॉइंट बताएं, औरत को भी वुमेन राइट्स है कि वो औरत भी जो है ना लीडर बन सकती है। कोई औरत जो है वो लीडर बन सकती है, ये इनका पॉइंट है। अच्छा आप दो रह गए, ये पीछे वाली 2-3 रह गई है कोई। प्रोटेक्शन राइट्स तो है, ठीक है। हाँ जी ये आपके साथ वाली उनमें और कौन सा ऐसा राइट है उसका जो मतलब शरीयत नहीं देती और आप वो ऐसा कोई पॉइंट आउट करें राइट, इस्लामिक शरिया ना देती। बताएं बताएं, सही कह रही है, अभी वो उधर आ रही है, बता रही है, बताएं, बोलने दें उसको, रोके नहीं।
यानी मर्द औरत का वोट भी इक्वल है ना, उन दोनों का राइट इक्वल है। हाँ, 7 वाली थी, कोई पॉइंट बताएं। इतनी सारी डिस्कशन हुई है, कोई तो दिमाग में पॉइंट आया होगा। इन्होंने तो लीडर भी खातून बना दी। हाँ, फ्रीडम हो, बिल्कुल आजादी हो एक दूसरे को तो ये जो अभी इन्होंने बना दिया कि 18 साल से कम वाली शादी नहीं कर सकती लड़की, तो सही किया ना, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वालों ने बनाया। वो यही तो कह रहे मर्जी वर्जी नहीं, हमारी मर्जी चलेगी, नहीं कर सकती। वो कह रहे शादी करना नहीं चाहती है तो की बात ही मैं साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो जेनवन बात है, चलो इनकी भी वो करता हूँ भाई। ये 2 रह गए, 1 मिनट लास्ट है, बस ये 2 पॉइंट बताएंगे। अच्छा, तो वो ये देती है डेमोक्रेसी जो है, वो रेस्पेक्ट देती है। अभी जो कुछ दिन पहले वाकया हुआ, चलो सही है। अच्छा, वो लड़का रह गया, उसको एक पॉइंट अच्छा इनको बता दे भाई, ये लास्ट रह गए, 1 पॉइंट रह गया। चलो मैं नहीं बोल रही। पॉइंट नोट करते रहे भाई, अगर फोन नहीं करो। चलो ये पॉइंट हमने नोट कर लिया। हाँ, ये पॉइंट भी नोट करें। देखो, उसमें उनका अपना नुकसान है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो नुकसान है। आपका पॉइंट नहीं, जल्दी बोलो, एक पॉइंट बस। किसको प्रमोट करती है? साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है। अब हाँ, ये पॉइंट है, चलो वैलिड है, इसको देख सकते हैं। बात ये है कि अब देखो, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं कंक्लूजन भी रख देता हूँ दोनों तरफ से ना। देखो, बात ये कि जो हमारा निजाम है ना इस वक्त, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये हमने पिछले गुज़िश्ता 75 साल से आजमा ली है। आप खुद देख रहे हैं, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ है जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन खिलाफत राशिदा या खिलाफत का निज़ाम जो है इधर नाफिज नहीं हो सका। असल निज़ाम देखा जाए तो वो है, हम इसको ठीक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर बहुत हद तक लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देखें हमारा जो मुल्क बना ना, ये हमने खुद, आप देखें तो किस नारे की बुनियाद पर बनाया है। जाहिर है उसी की बुनियाद पर सबने जोश में आकर और अपनी जानों के भी नजराने दिए। अब जो बात है कि भी मदरसे में ऐसा हो रहा है, या कोई रोड पर जो है किसी लड़की को देख रहा है, हिजाब वाली को देख रहा है, या कोई गुनाह कर रहा है, तो ये इस बात की ये छोटी छोटी चीजें अलामत और निशानी नहीं है। ये क्यों हो रहा है? इसकी छूट आपका निजाम खुद दे रहा है
कि भाई तुम्हारी मर्जी है, आपने अपनी रजामंदी से अगर ये गुनाह करा आपको कोई नहीं पकड़ेगा, आप अपनी खुशी से कर रहे हैं। लेकिन शरीयत के निज़ाम में ये चीज नहीं है। शरीयत के निज़ाम आप देखें, वो ममालिक जिधर सजाएं हैं, वाकई शरीयत की सजाएं वहां पर इम्प्लीमेंट है और दी जाती हैं। जैसे आप सऊदी अरब को देख लें, वहां पर हालांकि कुछ ज्यादा फीसद नहीं, देखा जाए 30, 40, 50% जो है नाफिजुल अमल है शरीयत की तमाम सजाएं, कि अगर इसने जिना किया साबित हो गया, रजम कर दिया, गर्दन काट दी, ठीक है। बड़ी चोरी करी जो शरीयत के मुताबिक चोरी कहलाती है, बार बार चोरी कर रहा है, पहली दफा की उल्टा हाथ, फिर करी सीधा हाथ, उसके बाद भी एक टांग भी है, फिर जाके कहीं अगर नहीं बाज आता। और इससे फायदा क्या होता है कि लाखों करोड़ों लोग जो है बच जाते हैं। सोने की दुकानें मैंने खुद देखा, लोग ऐसे खुली छोड़ के चले गए। यहाँ छोड़ के जाके दिखाएं आप, इधर अपने एक मोबाइल रोड पर रखकर आप जाकर दिखाएं जरा। तो ये छूट क्यों कौन देता है? रियासत। आपका निजाम के जिम्मे होता है ये चीज कि फिर वो बात कर सकते हैं कि दरिया फुरात के किनारे पर एक कुत्ता भी जो है प्यासा ना मरे, हालांकि वो दरिया भी है फिर भी कुत्ता प्यासा मरा। ये एक मिसाल जो मशहूर। तो आपका जो सिस्टम होता है ना, वो चेक एंड बैलेंस करता है कि आम आदमी नहीं इसको कर सकता, वो एक हद तक कर सकता है। हर बंदा फिर क्या हो जाता है? मुनसिफ बन जाता है, अदल इंसाफ वाला बन जाता है। वो फिर ऐसा होता है जो अभी हुआ एक रक्शे में बकरा, वो जिस बंदे ने खरीदा था वो बाइक पे था तो वो आगे पीछे हो गया। अब वो बकरे वाला रक्शे वाला ढूंढ रहा है उसको, बेचारे को 1 घंटे तक ढूंढ रहा है। ये क्या चीज उसको ये काम करा रही है? वो अंदर का जो अदल इंसाफ है, डर खौफ है, वो निजाम शरीयत लाती है इंसान के अंदर। किसी अच्छे हाथों में रहा होगा, वरना तो इधर क्या होता है, बंदा लेके मोबाइल पड़ा मिला फौरन बंद करेगा, सिम फेंकेगा और मोबाइल उसका हो गया। लेकिन अगर वो रख रहा है तो ये उसके अंदर कोई दर्द है कि यार इस बंदे का है, जिसका है कॉल कर लेगा, मैं उसको दे दूंगा। ये निजाम जब आपका खुद सही बनता है ना, तो उसके असरात हर इंसान के अंदर जाते हैं। ये मैं आपको अजीब सी बात बता रहा हूं, ऐसी बातें कम ओपन की जाती हैं कि लोग अफगानिस्तान में पहाड़ियों पर जाते थे अपने फैसले कराने, और पाकिस्तान में भी पहाड़ियों पे जाते हैं लोग बहुत से। आपकी अदालतों में नहीं आते, जिरगों में लेके जाते हैं अपने फैसले, क्योंकि उनको पता है वहां पर इंसाफ मिल जाएगा और यूं करके मिलेगा फौरन, आज का मसला आज ही हल हो जाएगा। और इधर क्या हिसाब है? तो बहरहाल ठीक है, वो कुछ आजादी की चीजें गलत जो कि आपको फायदा नहीं दे रही होती, हकीकत में आपको नुकसान दे रही होती है। आजादी लफ्ज तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन है बहुत खतरनाक। वो वाली आजादी जिसमें कोई कानून ना हो, जिसकी मिसाल पाकिस्तान है अगर, तो ये आजादी आपको मरवा देगी। लेकिन अगर वो वाली आजादी जो शरीयत इस्लाम ने, अल्लाह ने दी है, वो हो ना, तो आप दुनिया में भी सुरखुरू हैं, कामयाब है, मरने के बाद भी आप कामयाब है, ना खत्म होने वाली जिंदगी में। और बहरहाल हमने इस्लामिक स्टडीज की क्लास में भी हमने इनको डिबेट के लिए एक को टॉपिक दिया रिलीजन, दूसरे को हमने जो है वो सेकुलरिज्म और ये सारा दिया। तो जिन पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने अगर सेकुलरिज्म की तारीफें करी तो उससे वो कोई खुदा न खास्ता काफिर नहीं हो गए। ये एक हमारा तरबियत का वक्त है, सीखने का वक्त है। तो अभी अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तारीफें की गई, बताया गया, जबकि एक मुसलमान से ये चीज नामुमकिन है, लेकिन मेरे कहने पर ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन हमारे ये सबसे सीखना मकसद था, एजुकेशनल पर्पस है। तो बहरहाल जो असल निज़ाम है ना, देखो वो हमें बनाया अल्लाह ने, और अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया वो खिलाफत का निज़ाम है, शरीयत का निज़ाम है। वो ये डेमोक्रेसी वगैरह ये सब हमारे अंग्रेज के बनाए हुए, हमारे तो नहीं है, अंग्रेज के बनाए हुए कानून है, और वो हमें कभी भी कामयाब नहीं बना सकते। जिस पर हम 75 सालों से देखें नहीं कुछ हो सका अभी तक, हम फंसे के फंसे और फंसते और दलदल में दबते ही चले जा रहे हैं। तो जब तक ये निज़ाम शरीयत का नहीं नाफिज होगा ना, तब तक हमारा ये रियासत, हमारा ये माहौल दुरुस्त नहीं हो सकता। तो निज़ाम असल जो है ना वो अल्लाह का ही चलेगा, क्योंकि इसको अल्लाह ने कुरान में भी बताया, हदीसों में नबियों ने भी बताया, नबी अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि भाई दीन तो अल्लाह का ही राइज होगा। एक वक्त अल्लाह ने, अच्छा इसकी एक एग्जाम्पल भी रख दी है, लास्ट बात कर रहा हूँ सिर्फ, फिर अटेंडेंस ले लेता हूँ। वो ये रख दी है कि जब आखिर
निशानी आ जाएगी ना क़यामत की सामने, जो आखिरी सबसे बड़ी निशानी होगी मुसलमानों के लिए, वो ये होगी कि सूरज निकला होगा, मगरिब में उसको गुरूब होना होगा, तो मगरिब में गुरूब होने से पहले वो उल्टा चलने लग जाएगा। बस जब ये उल्टा चलेगा, ये असल निशानी है क़यामत की। उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद। अब उसको हम देख रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे ये कैसे हो रहा है, तो हम तौबा भी करेंगे हाथ उठा के भी ना, तो नहीं मानी जाएगी, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। सांस तो होगी हमारी, हम जिंदा भी होंगे, लेकिन तौबा बंद हो जाएगी, मामला खत्म। तो बहरहाल जब क़यामत आएगी ना, इस वक्त अब जब मेहदी अलैहिस्सलाम फिर जाहिर हो जाएंगे, दज्जाल आ जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम उतर जाएंगे, तो अब क्या होगा कि वाकई में देखा जाए तो खिलाफत होगी, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम कौन होंगे? खलीफा। अल्लाह उस निज़ाम को जहां से अल्लाह ने शुरू कराया था ना आदम अलैहिस्सलाम से, उसको एकदम वापस लेकर आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा इंसान बचपन में होता है, उसको कोई होश नहीं होता, पैदा होता है तो जब मर रहा होता है ना, तो तब भी यही हालत हो जाती है, वो पलट के वहीं बच्चा बनने लग जाता है ना, बूढ़ा होता है तो पलट के वहीं जा रहा होता है, फिर एकदम वो बीमार होता है, हम उसको ले आते हैं, वो सही हो जाता है एकदम, और फिर मर जाता है। तो ये अल्लाह एकदम ये सब क्यों पलटते हैं? दिखाने के लिए कि देखो ये सब होता है। तो ये दुनिया का निज़ाम बना है कि पहले खिलाफत, फिर सब बीच में ये सारी चीजें, और फिर आखिर में फिर खिलाफत, और उस पर क़यामत आ जाएगी। खलीफा की मौजूदगी में आएगी क़यामत, यानी मुसलमान वापस अपने निज़ाम पे चले जाएंगे और हैरान हो रहे होंगे कि यार इतना न्यूक्लियर का जमाना है, लोग कौमों के पास कैसे कैसे हथियार मौजूद है, लेकिन कुछ भी नहीं है, अब वो खत्म, पटाखा बन गए। दज्जाल और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम, इन सबके सामने वो पटाखा बन जाएंगे, कुछ भी हैसियत नहीं होगी। दज्जाल के लिए उन बमों को खत्म करना कुछ नहीं, जैसे आप एक माचिस की तीली को यूं बुझा सकते हैं ना, वो ऐसे बुझा देगा, खत्म, उसके लिए कोई मसला नहीं है। उसके पास जो पावर्स होंगी ना, वो एक मतलब चंद लम्हों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा भागकर, तो वो क्या ताकत होगी आप उससे अंदाजा करें। तो अल्लाह वो वापस लेकर आएंगे निज़ाम, मुसलमान का निज़ाम जो है ना खिलाफत का। तो बहरहाल इसका लुब्बे लुबाब यही है कि भाई असल निज़ाम खिलाफत ही, आप कुछ भी कर लो, बाकी निज़ाम जो है वो ठीक है, हमने डिस्कस करे और अच्छा डिबेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ओवरऑल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, और माशाल्लाह आप लोगों ने चले मेहनत करी और बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयारी भी करी, और ये अच्छा हो गया मामला अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे है कि इसमें और बड़े, ये वाला जो इतना जबरदस्त पॉइंट है ना कि अल्लाह ने दुनिया शुरू करी खिलाफत से, एंड भी खिलाफत पे ही होगी, बोला नहीं इन्होंने। पॉइंट वाइज देखा जाए तो इन्होंने पॉइंट्स बहुत ज्यादा निकाले, मेहनत ज्यादा करी है। इतने कम लोग हैं, हम कितने कम। हाँ, ये स्ट्रेंथ में पता नहीं कैसे कम हो गए, या तो इनके स्टूडेंट नहीं, स्ट्रेंथ में कम हो गए थोड़ा, ये भी हुआ है। यहाँ पे भी कोई नहीं बोला था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ ना तो सब बोले, यहाँ पे किसी सब भी टूट पड़े थे, तो क्या, तो जब ग्रुप 1 की भी वैसे बोला सबने यहाँ भी माशाल्लाह पॉइंट्स। मैं आप लोगों को गलत चलो भाई, अरीबा आतिफ, अरीबा है, अबीरा आतिफ, अदीब अब्बास, ऐमन, अलीशा अली। ये ऐमन आती है? वैसे ऐमन आती है? कोई जानता है इसको? ऐमन को आती रहती है क्लास में, तो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि वरना फिर ये पेपर में नहीं अब बैठ पाएगी। इसको समझाओ भाई। आमना अशफाक, अनादिल, अनुषा, अनुषा अबलानी आपकी भी काफी हुई है। अरीफा मखदूम लगा दिए मैंने। अरीशा, बनीन जहरा, एकता कुमारी चली गई, एकता कुमारी नहीं गए। फाइजा नूर, फरिया एजाज, फातिमा आसिफ, हाफिजा आयशा, हफ्सा, हिरा, इकरा नवाज, जवाद अहमद, जिया कुमारी जी। अच्छा ये हो गई।
कशिश कुमारी, खदीजा कामरान, ये कशिश कुमारी भी आती है सेकंड स्लॉट में। किरण कयूम, मानूर, महक वसीम, मोहम्मद ओन, मोहम्मद हसान कादरी, मोहम्मद साइम एजाज, अत्तार मुंता तारिया, निदा आबिद, प्रीना, सईदा जाहिद, सकीना, सोनिया जाहिद, सना सलीम, सारा मुस्तफ़ा। भाई ये सैयदा जाहिद कोई जानता है? कोई सैयदा जाहिद, जाहिद जाहिद, सैयदा जाहिद कोई लड़की है? आप हैं? कोई जानता है इसको? आता रहते है क्लास में, आती है? आता ही आती है पता नहीं। सैयद मोहम्मद याहिया जैदी, सैयदा सुहेरा, सुहेरा नहीं आई। सैयदा सुंदुस अली, सुंदुस, तूबा जैनब, वरीशा, वरीशा आई है? नहीं है। ठीक है भाई। छुट्टी होगी ना? थर्सडे को होगी मेकअप क्लास, अभी अरेंज करा देंगे। ऑनलाइन तो मैं कहता हूँ नहीं करते, ये कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है ये ऑनलाइन नहीं ले सकते। वो सुबह वाले हैं। वो तो फ्राइडे से ऑफ हो रहा है ना, फिर आगे टाइम नहीं है। कब रखो? कल रख लूँ? कल रख लूँ? ईद के बाद टाइम ही नहीं है। वो आपकी मैनेजमेंट खुद कह रही है इससे पहले करें मेकअप। फ्राइडे तो ऑफ है, फ्राइडे तो ऑफ। ये पेन किसका है? यहाँ से किसी ने दिया था। पेरेंट्स के पास भी जाना होता है, हम थर्सडे तक नहीं क्लास। किनके पास जाना है? पेरेंट्स के पास, मतलब जो यहाँ पे नहीं रहते हैं। अभी तो आप कह रही थी हमने पढ़ना है 18 साल तक। ईद तो करनी है ना? पढ़ना है, लेकिन ईद की ऑफ है ना, तो आप इतना तो ईद के ऑफ हो रही है फ्राइडे से। फ्राइडे से तो आप थर्सडे क्लास करेंगे, इतना तो लीव होनी चाहिए हमें। हमारा तो फ्राइडे चांद रात है।